So in SAP, SAP we have two types of tax. Not in only in SAP, in normal term we have two types of tax. One is direct tax, second one is indirect tax. डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? विद होल्डिंग टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? आपका जीएसटी, वैट, एक्साइज, जो पहले बहुत सारा चलता भी था इंडिया में, जैसे कि एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया. नाउ ऑल आर कवर्ड अंडर जीएसटी. बट बाकी कंट्रीज में वैट अभी भी चलता है, कई कंट्रीज में एक्साइज अभी भी चलता है. तो हम वी विल कवर जीएसटी. तो उसको हम एसएपी में कहते हैं टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेज. जो टैक्स हमारा सेल्स एंड परचेज पे लग रहा है, दैट इज जीएसटी. और जो विद होल्डिंग टैक्स लगता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स ऑन दी वेंडर इनकम. ये प्रोडक्ट्स पे लगता है, सर्विस पे लगता है. तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है परचेज, एक होता है सेल्स. या तो जीएसटी लगेगा परचेज पे जब आप परचेज कर रहे हो, या जीएसटी लगेगा जब आप कोई चीज सेल कर रहे हो. तो परचेज साइड एंड देन सेल्स साइड. परचेज साइड को हम कहते हैं जीएसटी इनपुट. सेल्स को कहते हैं जीएसटी आउटपुट, या आप कह सकते हैं खाली आउटपुट टैक्स या इनपुट टैक्स. इनपुट टैक्स मीन्स परचेज टैक्स, आउटपुट टैक्स मीन्स इट इज ऑन सेल्स. अब परचेज के अंदर दो टाइप के टैक्स होते हैं. एक होता है डिडक्टेबल, एक होता है नॉन डिडक्टेबल. अब इसमें फर्क क्या है? जब डिडक्टेबल होगा, टैक्स विल बी पोस्टेड इन द सेपरेट जीएल अकाउंट. जब भी डिडक्टेबल है टैक्स, जैसे कि आपके पास सिनेरियो है कि आपके जीएसटी लग रहा है, एक में जीएसटी जो है एक्सपेंस का पार्ट है, एक में जीएसटी अलग है. जो अलग है उसको हम कहते हैं डिडक्टेबल. तो उसके लिए टैक्स विल बी पोस्टेड इन दी सेपरेट जीएल अकाउंट. जब भी हम एंट्री करेंगे एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, उसमें जब जीएसटी की अलग लाइन आएगी, सो दैट इज डिडक्टेबल एंड विल बी कंसीडर्ड फॉर टेकिंग द बेनिफिट अगेंस्ट जीएसटी. तो उसका आप बेनिफिट मत ले सकते हो विद आउटपुट. जैसे कि आपने यहाँ पे इनपुट 100 रुपये का किसी वो किया, दिया वेंडर को, उसके बाद आपने 120 रुपये कलेक्ट किए जीएसटी के, तो आपका जो नेट ऑफ है 20 रुपीज, आपको यू नीड टू मेक अ पेमेंट टू गवर्नमेंट. बट जो नॉन डिडक्टेबल है, दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर एक्सपेंस अमाउंट. तो उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते. इसके में क्या होता है? टैक्स विल बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री और एक्सपेंस लाइन. जैसे कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो एक्सपेंस के अंदर ही हम उसको जीएसटी को ऐड कर देंगे. उसको हम कहते हैं नॉन डिडक्टेबल, जिसका यू कैन नॉट टेक बेनिफिट फ्रॉम आउटपुट जीएसटी. क्लियर दिस कॉन्सेप्ट? हाँ सर, क्लियर तो हो गया, बट ये नॉन डिडक्टेबल जो है सर, तो कंपनियां क्या उसको मैनेज नहीं करती कहीं, बस सीधा एक्सपेंस बुक कर देती है? हाँ, होता है सर. होता है ना, मतलब जैसे हाँ. कि सपोज कि मेरा जो कोर एरिया है वो अलग है, जैसे मैं होटल वगैरह जा रहा हूँ तो मैं हम्म. होटल का जीएसटी इनपुट ले नहीं सकता, तो वो उसको बस बुक तो करती होगी बट उसका इनपुट नहीं ले सकती है, यही ना सर? बुक करती हैं सिस्टम हाँ में. हाँ सिस्टम हाँ। में आपको एंट्री में दिखेगा नहीं, बट अच्छा। पीछे जरूर दिखेगा. कैसे दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगा. हाँ। वो एंट्री में इसलिए भी नहीं दिख रहा बिकॉज हमने कॉन्फ़िगरेशन इस वे में करी है कि वो एक्सपेंस के अंदर ऐड हो जाए अमाउंट. ओके सर। बट मुझे अगर उसको देखना है कि इस वाली ट्रांजेक्शन में कितना टैक्स है, वो हम देख सकते हैं. बट वो आपको डेबिट क्रेडिट की एंट्री में नहीं दिखेगा, वो उसमें एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, ताकि आप उसका इनपुट ना ले पाओ. और वो जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल है, आपने हेलो, आवाज चली गई। आवाज चली गई. हाँ ये क्या सुरेंद्र, आपको नॉन डिडक्टेबल क्या लगता है? ये सर, जैसे देखो गवर्नमेंट में मेरा को परमिसिबल है? नहीं नहीं, ये परमिसिबल नहीं होता सर। ये इसका जो मुझे समझ में आया ना, इसमें क्या होता है कि सर जैसे हमारा कोर एरिया है, जैसे सेल और परचेज का, ठीक है हाँ. सर, और हम जैसे कंपनी की तरफ से कहीं होटल वगैरह जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो कंपनी हमारा एक्सपेंस बियर कर रही है, तो जहां हम जा रहे हैं तो होटल तो जीएसटी काटेगा ना सर, जीएसटी का बिल देगा हमें। बराबर. तो बट वो हम जीएसटी का गवर्नमेंट से वो नहीं ले सकते सर, उसका इनपुट नहीं ले सकते, तो वो हमारा खर्चा हो गया सर एक तरीके से। अंडरस्टूड. मेरे को ये देख रहा था कि सिस्टम में कैसे करते हैं इसको। ये अंडर द टेबल वाला सेटलमेंट है ये? हाँ नहीं, अंडर द टेबल नहीं होता सर। सर आप समझे नहीं, जैसे मेरा कोर एरिया है कि सेल और परचेज है टेक्सटाइल का, हाँ तो जी. जो टेक्सटाइल में मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितने भी मेरे इनपुट हाँ, आउटपुट, ओके 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 ओके. तो मैं वही ले सकता हूँ ना। मैं अगर कहीं होटल जा रहा हूँ, कुछ स्टाफ के लिए कुछ खाना मंगा रहा हूँ, तो होटल वाले मेरे को बिल पे जीएसटी तो लगा कर दे रहे हैं ना सर।
तो हाँ हम सब तो जीएसटी पे कर रहे हैं ना अपनी पॉकेट से, बट हम उसका आउटपुट या इनपुट ले नहीं सकते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि उसका हमारा कोर एरिया नहीं है वो। हाँ हाँ क्लियर क्लियर हाँ, तो बस यही समझना है कि सिस्टम में कैसे होता है। यस। हम्म। चंद्रशेखर, हाउ आर यू? Chandrasekhar, are you there? ये चंद्रशेखर भी नहीं कुछ कह रहे, उसने कहा सर भी चले गए इधर उधर। और आएगा। सॉरी, देयर वाज अ नेटवर्क इशू फ्रॉम माय साइड। ओके नो सर। प्रॉब्लम सर। ठीक है, दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन में अपनी। अभी वी वर डिस्कसिंग की नॉन डिडक्टेबल। नॉन डिडक्टेबल में क्या है कि आपकी एंट्री में टैक्स अमाउंट इंक्लूड हो जाएगा एक्सपेंस में, और आप इंक्लूड करके वेंडर को पेमेंट भी करोगे, बट आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। आपको सिस्टम में देखना है, वो आप देख सकते हो कि इस एंट्री में कितना टैक्स है, बट यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट फॉर दैट एक्सपेंस। इसमें जीएसटी मैंने पे किया, मुझे इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसमें नहीं दे सकते। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मेरे ख्याल से आप वॉशिंग मशीन का मेरे ख्याल से आप बेनिफिट नहीं ले सकते, तो उस केस में आप इंक्लूड कर देते हो खर्च। हेलो सर, का आवाज आप फिर चली। बेनिफिट ले सकते हो उसको हाँ, आप। हाँ, आ रही है अभी बस। आ रही है सर। सर मेरे को ये पूछना है, जैसे हम इंक्लूड तो कर देंगे, सपोज कि मैंने वॉशिंग मशीन 1 लाख की परचेज करी, उसमें मेरा 18% जीएसटी लगा, तो 1,18,000 हो गया। हाँ तो जो हम खर्चा बुक करेंगे 1,18,000 टू वेंडर करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे फर्दर। हाँ, जो 18,000 है वो हमें सिस्टम में कहीं दिखेगा, हम देख सकते हैं? सिस्टम में हम देख सकते हैं, ओके बट अगर आप कह रहे हो कि मेरी एंट्री में अलग लाइन है, वो नहीं बनेगी। एंट्री आपकी बनेगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ओके ओके। वेंडर। ठीक। 18% का आपको सेपरेट एक टैब होता है, उसमें दिख जाएगा, बट आप उसको कहो कि आपको किसी रिपोर्ट में दिख जाए, वैसे नहीं दिखेगा, ओके। बिकॉज आपकी एंट्री नहीं बनी उस जीएल के लिए, टैक्स के जीएल के लिए। ये बट ऑन दी ट्रांजेक्शन इफ यू वांट टू सी, यू कैन सी दैट। ओके सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जब परचेज की साइकिल करते हैं, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, तो जैसे मैंने आपको बताया डिडक्टेबल और नॉन डिडक्टेबल। पीआर बनती है, परचेज रिक्विजिशन, देन उसके बाद पीओ बनता है। पीओ के टाइम पे वी विल सेलेक्ट द टैक्स कोड कि कौन सा टैक्स लगना है, कितना परसेंट का। ये पीओ का साइकिल। अगर आप डायरेक्ट एफआई की पोस्टिंग कर रहे हो, तो आप उसमें टैक्स कोड सेलेक्ट करोगे, वो पोस्टिंग हो जाएगी। बट when you are creating the PR, PO and GRN, then at the time of PO you will be selecting the tax code कि इस वाले PO में जो मैं खर्चा कर रहा हूँ या जो चीज़ परचेज कर रहा हूँ, उसमें कितना परसेंट टैक्स होगा। फिर उसकी GRN होती है। GRN होगी तो हमारी एंट्री होती है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRIR। इसमें कोई टैक्स नहीं आता, टैक्स आएगा एट द टाइम ऑफ FI पोस्टिंग या एट द टाइम ऑफ माइरो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मटेरियल है 10 × 100, 1000 रुपीज का मटेरियल है। इन्वेंट्री आई हमारे पास, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRI। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये मेरा GR विल बी क्लियरिंग अकाउंट। नाउ वी विल डू दी माइरो, जो मेन फाइनेंस वालों को काम है। FI विल डू दी इन्वॉइसिंग माइरो के टाइम पे। तब एंट्री होगी GRIR अकाउंट 1000 की, क्योंकि आपने देखा होगा एक्सपेंस हमारा 1000 का है। एंड GST इनपुट रिसीवेबल, इसका हम बेनिफिट लेंगे 50 रुपीज का। सपोज आपका GST है, तो आप वेंडर को पे कर रहे हो 1050, बिकॉज GST plus expense amount, and then you will make a payment to vendor account debit with this amount to payment with this amount because it is including of GST। ये आपका है डिडक्टेबल का सिनेरियो, जिसमें GST की लाइन आइटम सेपरेट जनरेट तो होगी। सर एक चीज और पूछनी है, जैसे अगर अगर हमारी जीआरएन होती है, हम्म इससे पीछे वाली विंडो पे जाना ना, जहाँ पे वो हम्म, जहाँ अगर मेरी यहाँ पे जीआरएन पे कोई अगर फ्रेट लगता है, तो फिर वो कैसे हम्म। शो करेंगे हम लोग? वो MM वालों को काम है। अच्छा, हमारा एमआई हम, होगा नहीं, हमारा अगर काम अगर सर अगर हम जीआरएन ना बुक कर रहे हो, सीधा एफआई से डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हो, तो? प्रोसेस गलत है, कर सकते हो, तो फिर हाँ, आपकी ये वाली एंट्री होगी डायरेक्ट। तो सर इसके अंदर फ्रेट का अलग से एक लेजर दिखेगा ना हमें? हाँ, ठीक वो है। MM वालों की कॉन्फ़िगरेशन है, वो GL आपसे लेंगे, फ्रेट के अच्छा लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फिर फ्रेट का लाइन आइटम आएगा। अच्छा सर, अगर हमें एफआई में डायरेक्ट एंट्री करनी हो तो भी वो काम उनका ही है? नहीं नहीं नहीं, अगर डायरेक्ट FI एंट्री कर रहे हो, फिर तो आपको एंट्री कर रहे हो, मैनुअल एंट्री कर रहे हो। MM वाले का ओके काम मैनुअल एंट्री
FI वालों का काम है, तब आपको पता होना चाहिए मेरे को फ्रेट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, वो ओके, आपके फिर ऊपर। हम वो जीएल को सिलेक्ट कर लेंगे वहाँ पे, है ना? हाँ, फिर हम उस GL को सेलेक्ट करेंगे, डेबिट क्रेडिट जो करना है वो करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है संतोष जी, यू वर सेइंग समथिंग? नो 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 सर, आई ठीक है, एम अभी गेटिंग तक इट। क्लियर है थैंक्स। डिडक्टेबल केस में? जी सर। चलते हैं आगे, अब चलते हैं नॉन डिडक्टेबल केस में। नॉन डिडक्टेबल केस में क्या है, सेम प्रोसेस होगा, बट एट द टाइम ऑफ PO यू विल सेलेक्ट द टैक्स कोड विच इज नॉन डिडक्टेबल टैक्स कोड, जिसमें एक्सपेंस के अंदर ही हमारा जो है GST अमाउंट इंक्लूड हो जाएगा। सेम है, गुड रिसीट करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू GRIR। सेम यहाँ पे देखो अमाउंट पूरा आ गया, यहाँ पे 1000 ही आएगा बिकॉज GR वो अमाउंट यहाँ पर आएगा, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं, सही। ठीक है, जब आप माइरो करोगे तो यहाँ पे एंट्री हो रही है GRIR अकाउंट डेबिट टू वेंडर 1050, जो GST का अमाउंट है इसी के अंदर इंक्लूड हो गया, इस वाले एक्सपेंस के अंदर। तो सर मतलब मीगो के अंदर हमारे को सेपरेट नहीं दिखेगा, मतलब अमाउंट भी नहीं मीगो दिखेगा? मीगो में तो आपको यहाँ पे दिखता ही नहीं है। यहाँ पे देखो मीगो में क्या दिखा, अच्छा। मीगो में तो आपको विदाउट GST अमाउंट आता है। मायरो के टाइम पे GST दिखता है, अगर आपने डिडक्टेबल का टैक्स कोड लिया है तो लाइन आइटम दिखेगी, अगर आपने ओके, नॉन डिडक्टेबल का लिया तो ये 50 रुपीज इसी कंसोलिडेट के अमाउंट अंदर आएगा। ऐड हो जाएंगे। ओके। और सर हम बैकएंड में हम देख सकते हैं कि 50 रुपीज कहाँ गया हाँ, मेरा? वो हम देख सकते हैं, वो जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे देख ओके सकते हैं। ओके। लेकिन लेकिन सर यहाँ पे तो पहला लाइन आइटम तो GRIR आपका क्रेडिट लाइन आइटम 1000 रुपीज का है। वैसे मेरे ख्याल से ये वाला सही है, हाँ ये हाँ हाँ 50 का रहेगा नॉन डिडक्टेबल के सर केस ये में, यहीं क्योंकि पर ही आएगा 1050, क्योंकि मैच तभी नहीं ये हो रहा। GRIR अकाउंट डेबिट क्लियर होगा हाँ, विद मैच नहीं सेम हो रहा अमाउंट। था। हाँ, हाँ नहीं ठीक है, सही बट पकड़ा मैंने। हाँ नहीं आप सर आप ही आप फाइनेंस के लीड हो ना। ओ सर ओके। ठीक है, अभी नॉन डिडक्टेबल केस में GST की लाइन आइटम आपको कहीं नहीं दिख रही है, हम्म, बट इसमें GST इंक्लूड है, और ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं, बट ऐसी लाइन आइटम कोई भी सेपरेट नहीं बनेगी। क्लियर? हाँ यस सर। जी सर। अब सेल्स के टाइम पे चलते हैं, अब सेल्स के टाइम पे भी GST होगा। सेल्स के टाइम पे कोई डिडक्टेबल कोई नॉन डिडक्टेबल का कोई सिनेरियो नहीं होता, अगर टैक्स लग रहा है तो आप लगा रहे हो, नहीं तो नहीं लगा रहे हो। देखो सेल्स ऑर्डर बनता है सबसे पहले, वो SD वालों का काम है, सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, उसके बाद पोस्ट गुड इशू करेंगे, फिर उसमें एंट्री होगी कॉक्स COG, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू फिनिश गुड। सपोज 2000 रुपीज का आपने कोई सामान बेचा, फिर जब बिलिंग होगी, बिलिंग के टाइम पे GST एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, कस्टमर को हमने कुछ सेल किया, अब हम उससे GST कलेक्ट करेंगे। पहले वेंडर को GST पे करे थे, अब हम कलेक्ट करेंगे, तो GST अकाउंट पेबल 100 रुपीज। तो अब हम इससे 2100 रुपये रिसीव करेंगे। इनकमिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू 21, 2100 टू कस्टमर। कहाँ से आया पैसा? कस्टमर से आया 2100 रुपये। तो ये फ्लो होगा एट द टाइम ऑफ सेल्स। अब हमने इनकमिंग जब करी थी, वेंडर की एंट्री करी, तो हमने 50 रुपये वेंडर को GST पे किया था, एंड 100 रुपीज GST अब रिसीव किया। तो इसका मतलब नेट ऑफ क्या हो गया? 50 रुपीज अब हमें गवर्नमेंट को पे करना है, जो हमने कस्टमर से कलेक्ट किया है। कस्टमर से 100 कलेक्ट किया है, बट मैं 50 ऑलरेडी दे चुका हूँ किसी को, जो मेरे भी यहाँ पे वेंडर को पे करेगा मेरे GST नंबर पे। अब मेरे को 100 रुपीज मिला है, बट मैं 50 ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो मैं इसको मैं इसको हम कहते हैं बेनिफिट लेना, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि डिडक्टेबल केस में हम बेनिफिट लेंगे, इस केस में हम बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आप देखोगे तो मेरा GST जो है एट द टाइम ऑफ परचेज 100 रुपीज पे किया मैंने। एक किया मैंने पे यहाँ पे जहाँ पे डिडक्टेबल था, एक पे किया मैंने यहाँ पे जो नॉन डिडक्टेबल था। नॉन डिडक्टेबल का मैं बेनिफिट नहीं ले सकता, तो मैं खाली बेनिफिट ले सकता हूँ इस वाले GST का 50 रुपीज का। अब मैंने रिसीव किया 100 रुपीज, तो नेट ऑफ करके कितना बचा? 50, विच आई नीड टू मेक अ पेमेंट टू गवर्नमेंट। क्लियर? हाँ सर। अब आते हैं, जब मैं GST की पेमेंट कर रहा हूँ, GST की रिकन्सिलेशन कर रहा हूँ, तब क्या हो फ्लो होगा? GST पेबल कितना है मेरा, मैंने कितना पे करना है जो मैंने कस्टमर से कलेक्ट किया? 100 रुपीज। GST रिसीवेबल कितना है मेरा? 50 रुपीज। अब आउटगोइंग कितना जाएगा? 50 रुपीज, बिकॉज 50 रुपीज मैं ऑलरेडी वेंडर को पे कर चुका हूँ, जो मेरे को अब एडजस्ट करना है अपने पेबल से। 100 रुपये मुझे कस्टमर से मिला था, जो मेरा नहीं है, मैं गवर्नमेंट को पे करना है, बट मैंने GST 50 रुपये ऑलरेडी दे रखा है वेंडर को, जो मैं पे कर चुका हूँ, तो मैं इसमें से एडजस्ट करके फाइनल पेमेंट विल गो 50 रुपीज टू गवर्नमेंट, टैक्स पेमेंट। ओके सर। तो अपना ठीक है, दो दो GL अकाउंट क्रिएट किया जाएगा।
एक है जीएसटी पेएबल, जीएसटी रिसीवेबल। जीएसटी पेबल, जीएसटी रिसीवेबल, दो अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। जीएसटी के अंदर आपके कंपोनेंट होते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी। तो चार अकाउंट जीएसटी रिसीवेबल के, चार अकाउंट जीएसटी पेबल के। सर एक बार ये सीजीएस बताना, सीएसजी, एसएसजी, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, हाँ ठीक है। एस स्टेट स्टेट जीएसटी, हो गया। आई इंटीग्रेटेड जीएसटी, यू यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो चार कंपोनेंट होते सर ये हैं। तो यू वाला कहाँ यूज होता है? यू वाला मैंने कहीं यूज ही नहीं किया। दिल्ली में यूज होता है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी, दिल्ली के वो है ही नहीं, स्टेट ही नहीं है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। मतलब यू के लिए सर अलग कोड बनते हैं सारे? यू के लिए भी अलग बनेंगे, आई के लिए भी, एस के लिए भी, सी के लिए भी। ओके ठीक है। और इंडिया में 5 या 6 यूनियन टेरिटरी है। ओके। तो दिल्ली सर उस मतलब इसका कैसे, मतलब कैसे करते हैं? जैसे हमने तो कुछ जो भी नहीं करना है, ऐसे इसका नाम दे रखा है, जैसे कि मेरी ये दिल्ली स्टेट नहीं आती। दिल्ली एज पर जीएसटी और एज पर लॉ इट इज यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ भी है, और मेरे ख्याल से दमन दीव भी, ऐसी मतलब 5 हैं। पौंडीचेरी है। हाँ, तो जो यूनियन टेरिटरी है उसके इसमें मेरा जो है यूजीएसटी वाला जीएलपी होना चाहिए। उसके लिए मैं यूजीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन ओके। करूंगा। जब मैं जब मैं यूपी से यूपी माल बेच रहा हूँ सपोज, तो तो मेरा लोकल है। सीजीएसटी और एसजीएसटी पिक होगा। हाँ हाँ ठीक है। जब मैं यूपी से दिल्ली बेच रहा हूँ तो इसमें आईजीएसटी पे यूज होगा। ठीक है सर, और दिल्ली से दिल्ली में बेचेंगे तो यूजीएसटी होगा सर? यूजीएसटी और सीजीएसटी होगा। ओके ठीक है सर, समझ। इंटीग्रेटेड कहाँ होगा सर? इंटर स्टेट। इंटर इंटरस्टेट। बिटवीन द स्टेट हो गया, दो स्टेटों के हाँ बीच में ना हाँ। बस। ओके। सी ऑलमोस्ट हर जगह आएगा। हर जगह मतलब नहीं, मतलब अगर विद इन स्टेट है तो आपका सी आएगा। तो सी का मतलब सेंटर। तो जो अगर 18% जब भी टैक्स देखा होगा तो आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ मतलब। 4% 4%। CGST कंपल्सरी एवरीवेयर है, आई मीन नहीं, आइदर। नॉट कंपल्सरी अभी, जहाँ पे विद इन स्टेट है या विद इन स्टेट में सी एस टी कंपल्सरी है। बट आईजीएसटी जो है इंटर स्टेट है, बट उसमें भी पैसा तो सरकार के पास चला जाता है। यहाँ पे एंट्री नहीं है मेरे पास, मैं आपको गूगल में दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि एसजीएटी, जीएसटी आई एंड यूजीएसटी और हम्म। साथ में आपका सीजीएसटी जाएगा। नहीं नहीं, बट अगेन यूजीएसटी के साथ डिफरेंट। सीजीएसटी जाएगा, सीजीएसटी यूजीएसटी के साथ जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ जाएगा। और एक हाँ। इंटीग्रेटेड अलग अकेला जाता है। ओके ओके ओके। ठीक है, देखो। देखो, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। इसमें यू वाला है नहीं, यू वाला भी होता है। सर वो देखो, दिखाना जरूर, क्योंकि ना मैंने उस पर काम नहीं किया मतलब। आपने काम नहीं किया, इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। हाँ मेरे को ऐसा लग आपकी रहा है। परचेज कर रहे हो तो स्टेट दिल्ली में भी तो कुछ करा होगा, सेल परचेज। सर बहुत किया है, बट यूजीएसटी कभी यूज ही नहीं किया, मतलब मैंने वो एक यू नेम। यू तो है सर। हाँ कुछ ना कुछ तो मैंने कहीं मिसिंग किया है। मैं दिखाता हूँ, यू आपको यहीं पे दिख जाएगा, यूजीएसटी, एक सेकंड। तो स्क्रीन स्टॉप हो गया है। फिर मैं दूसरी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, एक सेकंड। ओके। मैं वो सिनेरियो ढूंढ रहा हूँ यूजीएसटी वाला। हम्म। भी इसमें ले रखा है कुछ। यहाँ पे भी मेनली मैंने स्क्रीनशॉट जो ले रखे हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के ले रखे हैं। बट मैं जो सिस्टम में दिखाऊंगा आपको, उसमें यूजीएसटी कर रखा है। अगर वो सिस्टम का एक्सेस अभी भी मेरे पास हुआ, तो फिर वो सिस्टम हम डिलीवर कर चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन। और आपके टेस्ट सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज एवरीबडी वुड बी यूजिंग इंडिया। जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, जो भी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, वो इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं कोई टैक्स प्रोसीजर बनाऊंगा, तो मेरे को टैक्स प्रोसीजर बनाना पड़ेगा जीएसटी के लिए। यहाँ पे देखो, देखो ना, ये टैक्स प्रोसीजर जीएसटी के लिए, टैक्स प्रोसीजर, टैक्स प्रोसीजर। तो ये टैक्स प्रोसीजर जब मैं इंडिया के लिए साइन करूंगा, तो किसी और ने कुछ और बना रखा होगा। तो इसलिए माइट बी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट हो सकता है कि शायद हम कर पाएँ।
नहीं तो मैं अपने दूसरे सिस्टम में दिखाऊंगा, बट मैं अभी यूजीएसटी वाला सिनेरियो देख रहा हूँ। सर हमने सीजीएसटी आईजीएसटी वाले सिनेरियो के एग्जांपल दे रखे हैं। एक काम करते हैं, मैं एक सेकंड में अपना फोन दूसरा निकाल कर चार्जिंग पे लगाता हूँ। उसमें को दूसरा सिस्टम कनेक्ट करना पड़ेगा, एक सेकंड होल्ड करें। ठीक है, अभी आगे समझते हैं। मैंने फोन अभी चार्जिंग पे लगा दिया, जैसे वो चार्ज होता है तब तक मैं फिर आपको सिस्टम कनेक्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है। अभी हम समझ रहे थे सेल्स एंड परचेज पे। देखो, जब हम परचेज की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जीएसटी की, तो उसको हम कहते हैं जीएसटी इनपुट। तो उसके लिए फाइनेंस वाला कॉन्फ़िगरेशन करता है टैक्स प्रोसीजर के अंदर। इसमें डिफरेंट कंसल्टेंट का काम होता है। जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे करनी है परचेज के लिए, तो मेनली टैक्स प्रोसीजर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है। पैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स प्रोसीजर में, मतलब इंडिया में आपके लिए ये सब नहीं होगा, और हो सकता है आपको किसी और कंट्री में कभी काम करने को मिले, तो कंफ्यूज मत हो ना, उसका काम टैक्स प्रोसीजर में ही होता है और जैसे हम करेंगे वैसे ही होता है। बट उसमें आपको बिजनेस समझना पड़ेगा कि बिजनेस में कैसे कैसे टैक्स होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। जैसे इंडिया में कैलकुलेशन कैसे होती है, मैंने अगर 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, तो टैक्स जो 18% है वो 100 रुपये के ऊपर लगेगी। ये बहुत ईजी है। हम्म। बट पहले जो इंडिया में टैक्स था, वो ऐसे नहीं होता था। मैं आपको एक समय समझाने की कोशिश करता हूँ। सर ये जीएसटी इनपुट जो है, हाँ। जीएसटी ये रिसीवेबल है, राइट? हाँ। जीएसटी आउटपुट जो है, जीएसटी पेबल है। पेबल है। ओके। आउटपुट मतलब मैंने किसी से कलेक्ट किया, वो मेरा नहीं है, मुझे किसी को पे करनी। बट जो राइट। मैंने किसी को पे किया था वो मेरा था, वो पे करेगा किसी और मेरे बिहाफ पे। तो मैंने अगर 100 रुपये कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया और 50 रुपये वेंडर को पे किया, तो मेरे को 50 रुपये पे करना है, बिकॉज 100 रुपये जो मेरे को पे करना था उसके अगेंस्ट, उससे पहले मैं 50 रुपये किसी को पे कर चुका हूँ, तो मेरे को नेट ऑफ 50 रुपीज पे करना है। आप हमेशा ऐसे करो, आउटपुट माइनस इनपुट, दैट्स इट। अगर आपका आउटपुट 100 है तो ये 50 है, तो आपको 50 पे करना तो सर ये जो आप ये बता रहे हो, जो 100 - 50, जो 50 मेरा पेबल आ गया, जो गवर्नमेंट है। को मेरे को पे करना है, हम्म। तो अपना सिस्टम कुछ बताएगा हमारे को ऐसी रिपोर्ट की हमारा 50 है आ रहा है निकल के लास्ट वो में? बनानी पड़ेगी रिपोर्ट, आपको जीएल रिपोर्ट एफबीएल 3N में से निकालनी पड़ेगी, वो भी देख लेंगे। ओके सर। बट सेपरेट रिपोर्ट के लिए, मतलब आपको जैसे बताऊंगा वैसे कर सकते हो। बट ओके। एसएपी ने और भी रिपोर्ट दी, बट वो इतनी इजीली कॉन्फ़िगर नहीं होती है, उसके लिए आपको दूसरे सिस्टम भी चाहिए होते हैं, खाली एसएपी के अंदर नहीं हो सकती। ओके या फिर एक टूल आता है, डीआरसी कहते हैं उसे। सर, इसका थोड़ा सा ना हमें बताना जरूर, नहीं क्योंकि ना बता हर पाऊंगा सर, कस्टमर यही पूछता है। नहीं सर, कस्टमर तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ पूछेगा। ये नहीं, डीआरसी अगर हमें बता, बताना, मैं बस अरे थोड़ा। सर मैं नहीं बता पाऊंगा ना, ये भी तो समझो। हाँ हाँ। ये आप सागर सुरेंद्र जो भी हो, हम्म, आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि सब कुछ आपको पता चल जाएगा ट्रेनिंग में। हम्म, ये डीआरसी मुझे 8 साल बाद पता चला है, ओके। और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं अब ग्रीस पे कर रहा हूँ, नीदरलैंड पे कर रहा हूँ, तो हर कंट्री का अलग है। ओके। कोई नहीं बता सकता, और किसी ट्रेनिंग पे कहीं जाओगे ना, कोई डीआरसी का नाम तक नहीं लेगा। मैं आपको नाम लेके बता रहा हूँ पहले। वैलिडेशन सब्स्टिट्यूशन भी कोई नहीं कराता, मैं करा रहा हम्म, हूँ। डीआरसी, आपको इतना बता रहा हूँ कि डीआरसी आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे कभी यूज हो रहा होगा, तब मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि कहाँ से कर सकते हो। बट आप कहो कि मैं बता दूं समझा दूं, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। ठीक है, तो अभी टीआरसी मैं का फुल फॉर्म क्या होता है सर, एन आइडिया? डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग कंप्लाइंस, कंप्लायंस। ये टूल नया टूल है। मतलब इससे पहले जो इसका पुराना वर्जन था, एसीआर था, वो था एडवांस कंप्लाइंस रिपोर्टिंग। इस पे मैंने पहले ही काम किया हुआ था 4-5 साल पहले। फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो गया, बट हाँ थोड़ा चेंज है और थोड़ी चीज़ें नई भी हैं। अब मैं डीआरसी पे काम कर रहा हूँ। तो इसमें जो है सारी कंट्री की रिपोर्टिंग हो सकती है। जीएसटी ले लो,
जैसे अभी मैं ग्रीस की जो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, एक होता है ई इनवॉइसिंग, इंडिया में भी होती है वैसे वो, पर ग्रीस की जो ई इनवॉइसिंग है, GR मतलब, और NL मतलब नीदरलैंड, इसकी इनवॉइसिंग सबसे टफ है जितनी मैंने अभी तक देखी है और करी है। नीदरलैंड की उतनी टफ नहीं है। इसकी मेरे को पिछले, मेरे ख्याल से 2 ढाई महीने हुए और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो सर मतलब इंडिया की सबसे ईजी है? इंडिया की मैंने करी नहीं, तो इंडिया की नहीं आपने? मैंने करी ओके। नहीं इंडिया की। ओके। बट ग्रीस की मैं पिछले 2.5 महीने से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, 2.5 महीने से, और अभी तक भी कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीट हो गई है, मतलब सिनेरियो जो चलाने हैं, सारे नहीं चले अभी, और हो सकता है कोई कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग भी हो, तो इसीलिए सारी चीज़ें नहीं कराई जा सकती 2.5-3 महीने के कोर्स में, 4 महीने के कोर्स। ये चीज़ मुझे मिली है काम करते टाइम, और मैं काम करते करते सीख पाऊंगा। मैं कहीं जाके नहीं बोल सकता कि ट्रेनिंग में कि यार इसकी कोई ट्रेनिंग अरेंज करा दो, मिलेगा ही नहीं कोई कंसल्टेंट। और नीदरलैंड की मुझे महीना हो गया करते करते, तो ये दोनों में पिछले 3 महीने 2.5 महीने से इन्हीं पे लगा पड़ा हूं, इन दो चीज़ों पे खाली। अब आप सोच लो, ये टॉपिक मैं आपको बता पाऊंगा नहीं बता पाऊंगा, और अभी मुझे भी पूरा नहीं आता, मतलब मुझे इतना आ गया कि मैं अब कर लेता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। बट ये आपको इनिशियली मिलेगा भी नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और अपना जो नॉलेज आपको जहाँ लेनी चाहिए वहाँ नहीं ले पाओगे, कोई पूछेगा नहीं। ये तब, ये स्पेसिफिकली जब पूछी जाती है रिज्यूमे पे होती है, उसी से पूछी जाती है, आप रिज्यूमे में मेंशन नहीं करोगे। हाँ, बट आप इतना कह सकते हो, अगर कोई आपसे पूछे ACR DACR क्या है, तो आप फुल फॉर्म बता सकते हो कि इसमें सारी कंप्लाइंस की रिपोर्ट होती है, ई इनवॉइसिंग होती है, वैट रिपोर्ट होती है, GST रिपोर्ट होती है। इसमें हम कंपनीज की, हर कंट्री की अलग अलग रिपोर्ट को SAP के अकॉर्डिंग हम उसको बना सकते Is it only for GST reporting for or हैं। any compliance इट reporting? इज फॉर एवरी कंप्लायंस रिपोर्टिंग फॉर एवरी कंट्री ऑलमोस्ट। ACR में सारी कंट्री इंक्लूड नहीं थी, DRC में थोड़ी बहुत और इंक्लूड हुई है, बट अभी जैसे मैं तीसरी कंट्री कर रहा हूँ, साइप्रस, तो साइप्रस इसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसके लिए हमें ओल्ड वर्जन ढूंढना पड़ेगा कि कैसे चलती थी ओल्ड वर्जन। मैंने नहीं करा हुआ ओल्ड वर्जन, मैं साइप्रस में तो हूँ ही नहीं, मैं तो इंडिया का काम करता था। अब मेरे को साइप्रस की ढूंढनी है, मेरे को वैट रिपोर्ट, इंट्रास्टेट रिपोर्ट और AC सेल्स। अब ये आपका कोई मतलब है इन 3 रिपोर्ट से? आपने कभी नाम सुना इनका, इंट्रास्टेट और AC सेल्स का? हाँ वैट सर। का तो सुना होगा, पर इंट्रास्टेट और AC सेल्स इसका सुना है? नहीं। नहीं, क्योंकि यूरोप में चलती है खाली ये। हम्म। और इसको टेस्ट करने के लिए आपका सेल्स साइड पूरा होना चाहिए, इंट्रास्टेट और AC सेल्स के लिए। तो इसीलिए आप थोड़ा कहते हो ना कई बार कि थोड़ा बता दो, कोई फायदा नहीं है उसका बताने का, हम्म। आपके ना यूज में आना है ना आप उसका आंसर कर पाओगे। तो सर ये DRC टूल है कोई? एक तरह से टूल ही है। हम्म। मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन का स्टेप बता रहा हूँ, अगर। मतलब आउटसाइड SAP बट नहीं हाँ नहीं, वही। SAP के अंदर, आउटसाइड SAP कुछ भी नहीं है। अच्छा, इंटरनली है SAP के आउटसाइड अंदर? SAP मुझे कुछ नहीं आता, आप ये समझ लो। ओके दिस इज जो मैं विद इन आपको तब SAP। मुझे कंफ्यूजन हो रही है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं इसको SAP का ही बताता हूँ। ओके। हाँ देखो, मैं आप SAP पे आए, SPR में गए, अब यहाँ पे क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, अगर ये लेटेस्ट वर्जन हुआ तो वहीं पर मिलेगा, नहीं तो कहीं और मिलेगा। जनरल एप्लीकेशन, ये डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्टिंग कंप्लेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग कंप्लेंट्स में देखो सारी कंट्री है। अगर मैं इसमें तुम्हारे को इंडिया का दिखाएं, जो मैंने कभी किया ही नहीं कुछ इंडिया का, इसमें ई वे बिल है। अब ई वे बिल के अंदर ये सारी सेटिंग मेरे को पता ही नहीं मैंने करी की है, बट हाँ जब मैं करने बैठूंगा कर लूंगा। बट हाँ, ये ऐसे नहीं कि आधे एक घंटे में हो जाएगी, शायद हफ्ता 10 दिन लगेंगे। हम्म। अभी मैं जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा ग्रीस का कर रहा हूँ, ग्रीस की। हाँ, ये सब कर रहा हूँ ग्रीस का। अभी ये 15-20 कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए मुझे 2.5-3 महीने लग चुके हैं, और अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। 5 सिनेरियो है। पहला है आउटबाउंड, जो मेरा सेल्स वाला है वो चल रहा है। इनकमिंग मतलब मैं वेंडर का इन्वॉइस पुश करूंगा, वो कल चला है, कल शाम को चला, मतलब चल रहा था। बट उसको उसमें उसके अंदर 3 सिनेरियो है। 3 सिनेरियो कौन से? एक तो EU विद इन कंट्री, ग्रीस के अंदर ही अगर कोई सिनेरियो है, उसमें अंदर 2 सिनेरियो। अगर विद इन ग्रीस है तो वेंडर ने वो डेटा गवर्नमेंट को भेजा ही नहीं, भेजा, पहला सिनेरियो। दूसरा केस, जो वेंडर लायबल ही नहीं है भेजने के लिए, जो लायबल नहीं है उसका हम भेजेंगे गवर्नमेंट को, जो लायबल है उसने अगर भेजा है, मैं वहां से पहले डाउनलोड करूंगा गवर्नमेंट के पोर्टल से, वो भी ऑटोमेशन है। फिर उसके बाद जो मैंने पोस्ट किया उसके साथ मैं मैचिंग करूंगा, वो ये मैचिंग प्रोसेस पिछले 3 हफ्ते से अटका हुआ था, कल शाम को जाके क्लियर हुआ है। और फिर एक होता है पेरोल पोस्टिंग, जो पेरोल पोस्टिंग करी है वो सही चल रही है, वो भी चल रही है। डेप्रिसिएशन पोस्टिंग वो भी चल रही है।
तो ये 5-6 सिनेरियो, एक होता है डिलीवरी सिनेरियो। डिलीवरी सिनेरियो चल रहा है बट मैं भेज नहीं पा रहा टैक्स गवर्नमेंट को, तो वो पार्ट अटका पड़ा है, जो मैं पिछले 2.5-3 हफ्ते से वो भी अटका पड़ा हूँ। और वो इशू आ रहा है इस प्रिंटर्स कोड की वजह से, वो भी मुझे पता है किस वजह से आ रहा है, पर उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है अभी। मैं बहुत ढूंढ चुका हूँ, पर चल रहा है अभी R&D। तो एक कंट्री को करने में 2-2.5 महीने लग रहे हैं, और ये ग्रीस है इसलिए लग रहे हैं। नीदरलैंड में मुझे ज़्यादा नहीं लगा, बट हाँ 1-1.5 महीना उसमें भी लग गया। अब इसके अंदर ये तो हो गया ई इनवॉइसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, मतलब ई इनवॉइसिंग। अब इसके अंदर जो बाकी जनरल रिपोर्ट है वो ये सारी है। कस्टमर की रिपोर्ट, उसके अंदर ये सारा चीज़ें, ये कोई रिपोर्ट है उनकी। GL डिटेल रिपोर्ट ये है कोई, सप्लायर की लेजर की रिपोर्ट ये है कोई, कस्टमर ट्रायल बैलेंस ये है कोई। तो अगर मैं सब कुछ बताने बैठा आपको, तो अगले 4-5 साल तक आप मेरे को रोज सैटरडे संडे मेरे को ही मिलोगे। हाँ, ना आप मेरी शक्ल देखना चाहो, मतलब ना आप मेरी आवाज सुनना चाहोगे 4-5 साल तक, ना मैं सुनना चाहूंगा आपको। तो ये जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको इनिशियली, बट जब जरूरत पड़ जाएगी आपको खुद समझ आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, हाँ। अभी हम क्या देख रहे ओके। थे? हाँ, परचेज के टाइम पे GST इनपुट होगा। जो इनपुट का फ्लो होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन मेनली होती है टैक्स प्रोसीजर में, और टैक्स प्रोसीजर की कॉन्फ़िगरेशन करता है FI वाला, फाइनेंस वाला। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये किसी और कंट्री में अगर कभी आपको काम करने को मिलता है तो वो भी एक टैक्स प्रोसीजर में ही होता है, और वो भी फाइनेंस वाला करता है। और मैं आपको दिखा रहा था कि कैलकुलेशन कैसे होती है। अभी GST में कैलकुलेशन क्या होती है? सपोज ये आपका बेस अमाउंट है 100, और आपका GST अमाउंट है सपोज 12%। परचेज है सेल सही है। परचेज, परचेज समझो, सेल्स समझो, कुछ भी समझो। मैं आपको समझा रहा हूँ कि टैक्स प्रोसीजर में कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। जी। ठीक है, अभी मेरा बेस अमाउंट तो आ गया 100, अब GST हम्म, 12% है। अब मुझे ये 12% जो है बेस अमाउंट पे लगाना है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ईजी है। फिर आप उसके बाद क्या करोगे? टोटल अमाउंट आ गया 100 प्लस ये, यहाँ पे आ गया आपको GST अमाउंट, ये आ गया आपका टोटल अमाउंट। तो आपको प्रोसीजर में ऐसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि बेस अमाउंट तो 100 दिया ही होता है, GST 12%। GST कितने पे कैलकुलेट होगा? बेस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा या कुछ और ऐड करके कैलकुलेट होगा? तो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बेस पे ही होगा। तो मैंने अभी बेस पे कैलकुलेट करके बता दिया, बट सिस्टम में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो हम टैक्स प्रोसीजर बनाते टाइम देखेंगे। बट अगर हम पहले वाला अगर टैक्स प्रोसीजर देखें, जब GST से पहले का, तो सपोज ये आपका बेस अमाउंट है। ठीक है, फिर आपका आता है सपोज सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स आपका लगेगा सपोज बेस, ठीक है, 5%। इसको आगे तो देखो, अब यहाँ पे मैं 5% ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा इसके बाद लगता था सपोज एक्साइज। एक्साइज लगता था मेरा 7%। अब मेरा 7% जो एक्साइज लगता था ना, वो लगता था सर्विस टैक्स इंक्लूड करके। मतलब मेरा बेस अमाउंट पे नहीं लगता था, मेरा 105 पे लगता था, इंक्लूडिंग ऑफ सर्विस। तो मैं अब क्या करूंगा, पहले मैं इनको टोटल करूंगा। इनको टोटल मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैं लिख दिया टोटल, यहाँ पे लिख दिया बेस प्लस सर्विस। अब मैं 7% इस पे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, ये 7 हो गया। अब मेरा एक और टोटल आ जाएगा। ठीक है, एक सर ये टोटल ये होगा। वन वन क्वेश्चन यहाँ पे है। हम्म। सर्विस टैक्स और एक्साइज ये हम्म। जीएसटी से हम नेट ऑफ नहीं करते हैं, राइट? पेबल रिसीवेबल पे जैसे। देखो अभी ना, पहले तो अब ये मत समझो पेबल वेबल नेटवर्क वाला। ओके। अभी मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ कि अभी जो इजी सिनेरियो चल रहा है हमारा, ये वाला चल रहा है ठीक है। कैलकुलेशन वाला। ठीक है, कि परफेक्ट। जब हम टैक्स प्रोसीजर बना रहे हैं, हाँ। टैक्स प्रोसीजर अभी जब बनाएंगे ना, तो आपको कैलकुलेशन करनी है कि मेरी कैलकुलेशन होगी कैसे। ठीक ठीक, ओके, आगे बढ़िए, तो आगे ये आगे, आप, आगे देखते हैं। हाँ, तो ये GST जो सिनेरियो है ये तो बहुत इजी है, इसलिए टैक्स प्रोसीजर बनाना बहुत इजी हो गया। हम्म। ये मैं आपको समझा रहा हूँ ओल्ड सिनेरियो जब GST से पहले का था। हाँ। ठीक है, सपोज आपका बेस अमाउंट तो ठीक है, जो जो भी होगा उस पर कैलकुलेट करेगा सर्विस टैक्स। अगर आपका एक्साइज सपोज कैलकुलेट होना है सर्विस टैक्स प्लस बेस पे, तो आपको पहले इसको टोटल करना पड़ेगा प्रोसीजर के अंदर। अभी यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टोटल नहीं करना। आपने GST अमाउंट निकाला और GST अमाउंट प्लस बेस को टोटल कर दिया। यहाँ पे क्या, पहले आपको टोटल करना है, फिर दोबारा एक्साइज लगाना है, फिर एक और टोटल बन गया तो आपका। सर यहाँ पे वैसे मैं एक वैसे ही जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ पे डबल हम्म। टैक्सेशन चल रहा है ना फिर एक तरीके से। डबल टैक्सेशन से लगेगा, मल्टीपल टैक्सेशन कह रहे हो? मल्टीपल टैक्सेशन, हाँ। मल्टीपल, अब देखो हाँ। आपका यहाँ पे GS, यहाँ पे सर्विस टैक्स
प्लस एक्साइज भी हो गया। अब इसके बाद सपोज आपका वैट लगेगा, सपोज वैट लग रहा है 12%, और जो लगेगा सभी टैक्स को इंक्लूड करके, तो अब कितने पे मैं कैलकुलेशन करूँ 12% की? 112.35 पे। हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे पहले टोटल कर लिया। अगर मैंने यहाँ पे टोटल नहीं किया होता हम्म। तो मैं क्या करता, पहले इसको टोटल करता कि मेरा जो है ये टोटल अमाउंट बस प्लस ये मेरा एक्साइज, ये मेरा कितना बन गया। अब मैं इसके ऊपर 12% लगाऊंगा, ठीक है, 13। अब मैं फिर टोटल करूंगी कि मेरा अब टोटल इनवॉइस कितने का बना। 1124। अब मेरा इनवॉइस बना 125 पॉइंट कुछ ओके। का। यहाँ पे कितना इजी था आपका, बेस अमाउंट टैक्स अमाउंट उन दोनों को जोड़ दिया आपने। यहाँ पे जो पुराना सिनेरियो होता था कि पहले एक टैक्स होता था, फिर उसको ऐड करके फिर उसके ऊपर एक और टैक्स होता था, फिर उसको ऐड करके उसके ऊपर एक और टैक्स होता था, फिर आपका टोटल इनवॉइस अमाउंट आता था। ये टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स हाँ, ऑन टैक्स, मल्टीपल टैक्स हो गया ना सर। मल्टीपल टैक्स। और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था टैक्स प्रोसीजर जब हम बनाते थे ना पुराने वाला। हम्म। हमारे हालत खराब हो जाती थी, छोटी छोटी ध्यान रखने पड़ते थे, और बहुत सारी गलती होती थी। बिकॉज यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, खाली आपको बता रहा हूँ खाली, हमें इसके लिए यहाँ पे नंबर देना होता था। ये 100 नंबर है, ये मेरा 101 है, ये 102 है, ये मेरा 103 है। मैं इसको पहले दे ही देता हूँ नंबर, फिर आपको थोड़ा और समझ आएगा। सर अभी ये कैलकुलेशन अभी नहीं होता है। अब नहीं होता, वेरी गुड। अब बहुत ईजी हो गया, वो ये होता है, वो ईजी है। अब देखो मैंने इन सभी स्टेप को ना एक नंबर दे दिया। अब मेरे को जब यहाँ पे टोटल करना है, यहाँ पे टोटल करना है, यहाँ पे टोटल करना है, यहाँ पे टोटल कर नहीं नहीं, नहीं नहीं सर, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ हाँ। पे टोटल करना है, ठीक है, 3 जगह टोटल करना है मुझे। अब मुझे टोटल करने के लिए क्या करना है, बेस अमाउंट प्लस सर्विस टैक्स, तो 100 प्लस 102, तो मैं क्या करूंगा, 100 प्लस 102 स्टेप नंबर को ऐड करूंगा, ये करूंगा। चलो ठीक है। अब मुझे टोटल यहाँ पे फिर करना है, यहाँ पे मुझे करना है। अब 104 के अंदर मेरा ये दोनों टोटल हो गया, 100 और हाँ। 102, तो मैं यहाँ पे करूंगा 104 प्लस 106, जी ओके। सर। क्योंकि 104 के अंदर मेरा टोटल आ गया। फिर 106 के अंदर मेरा एक्साइज टैक्स है, तो 104 प्लस 106, अब मेरा हाँ। 109 नंबर बन गया जो टोटल है। अब मैं यहाँ पे टोटल करने के लिए 109 प्लस वैट अमाउंट 112। लूंगा 112, तब जाके मेरा एक फाइनल अमाउंट आएगा। और यहाँ पर एक भी डिजिट उधर ऊपर होगी तो सर अरे अभी बेकार है। अभी मैंने पूरा अभी और बताता हूँ, रुको अभी और भी है। अब जब मैं इस पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि मेरा 5% जो है बेस पे जाएगा, उसका भी तो मुझे लिखना पड़ेगा ना कि कैलकुलेशन किस पे हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100, ये कैलकुलेशन 5% जो है मेरी इस वाले स्टेप पर हो, जो है 100 नंबर। इसको मैं 200 दिखा देता हूँ आपको, या 150 कर दूँ आपको समझ, ठीक है। अब मैंने जो 5% कैलकुलेट करना है वो 100 वाले नंबर पे करना है, पहले वाले स्टेप पे। चलो ठीक है, ये भी आपने इजी कर लिया। अब एक्साइज जो आपने टैक्स कैलकुलेट करना है वो आपने करना है इन दोनों के टोटल पे, वो है 104। तो आप 104 लिखोगे यहाँ पे, कैलकुलेशन जो 7% की है वो 104 के स्टेप नंबर पे हो, जो है ये। मैं इनको हाईलाइट करती हूँ, ये कलर दिया, ये कलर दिया, या मैं हाईलाइट इसको नहीं करता, मैं इसको हाईलाइट करूँ। पहले हमने कैलकुलेशन करी 100 पे, फिर हम कैलकुलेट करेंगे 104 पे, फिर जब मेरा 109 बन जाएगा फिर मैं कैलकुलेट करूँगा 12% का 109 पे। 109 पे। तो देखो पहले मैंने 100 पे किया, फिर 104 पे किया, फिर मेरा एक टोटल 109। बन गया 109, फिर मैंने 112 पे 109 पे कैलकुलेट फिर। तो इतनी कंफ्यूजन हो जाती थी कि कहीं ना कहीं छोटी गलती होने के चांस रहते थे। और इसके अंदर भी मुझे वो चीज़ें बतानी है कि अब जो ये जो टैक्स है, ये टैक्स है, ये मेरा डिडक्टेबल है या हम्म। नॉन डिडक्टेबल है, तो टैक्स प्रोसीजर में बताना होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गई, ठीक है। इन तीनों में से अगर इसमें कोई नॉन डिडक्टेबल है तो मेरे को वहां पे उसकी नॉन डिडक्टेबल वाली की लगानी पड़ती है, उसको हम कहते हैं एनवीबी। और अगर डिडक्टेबल है तो उसकी सपोज लो या एक्साइज है ना, ई एक्स सी लिख देते हैं सपोज, ये वैट है तो वैट। तो इन दोनों के लिए अलग लाइन बनेगी। सर एक चीज है, एक चीज, जब हाँ। आपने एक मतलब ऐसे एक जनरल पूछ रहे हैं, यहाँ पे नॉन हम्म। डिडक्टेबल लगा दिया आपने, हम्म। तो फिर मेरा जो टैक्स कैलकुलेट होगा फिर किस पे होगा? टोटल अमाउंट तो है ही है मेरे पास यहाँ पे 105, ये 157 तो है ही है मेरे पास। तो भाई इसका नॉन डिडक्टेबल का लगाने का मतलब बताओगे एक बार? बताने का ये मतलब है कि भैया उस वाले पे नॉन डिडक्टेबल वाला, सॉरी नॉन डिडक्टेबल वाला इसलिए लग रहा है, गवर्नमेंट का रूल है कि उस वाली सर्विस पे आपका नॉन डिडक्टेबल सर्विस टैक्स लगेगा, बट आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ओके ठीक। फिर आपका जो है जो बेस अमाउंट 150 था, अब वो 157 हो गया, तो अब जो आपका 7% होगा कैलकुलेट,
157 पे होगा, 11 रुपये। नहीं तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करते तो आपका थोड़ा कम आता। तो हाँ यहाँ पे वही। गवर्नमेंट को और टैक्स आ गया। और जब मैंने यहाँ एनवीवी लगाई तो ये मेरा हो गया कि ये वो जो अमाउंट है मेरा इसी में ऐड हो जाएगा, इसके लिए अलग लाइन नहीं बनेगी। ओके। ये मैंने अलग से की बनाई। एनवीवी का मतलब ही होता है स्टैंडर्ड गिवन है, नॉन डिडक्टेबल, जिसमें अलग लाइन नहीं बनेगी। अगर मुझे अलग लाइन बनानी है तो मुझे अलग सी की बना के अलग सी की असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने दो बनाई। तो जब मैं एंट्री करूंगा तो मेरी एक वैट की लाइन आइटम आएगी, एक एक्साइज की आएगी। सर्विस टैक्स की लाइन आइटम जो है इसके इंक्लूड अंदर होके आएगा इंक्लूड फिर, हो जाएगी। जैसे आपने उसमें बताया था वन हाँ हाँ। 1050। अभी ये एक तरह से ग्लिम्स है आपको ओल्ड टैक्स प्रोसीजर का, ये भी अभी हाँ। पूरा नहीं है। ओके। तो अब आप देख लो जीएसटी का इजी है या पुराने वाला इजी है। सर यही चीज भी है। जीएसटी बहुत इजी है। पुराने वाले में मैंने आपको खाली अभी ये एक छोटे छोटे एग्जांपल दिए हैं। वो जब मैं एंटर हुआ था तो मैंने एक आधा प्रोसीजर बनाया था ओल्ड, उसके बाद जीएसटी साथ के साथ ही आ गया था। ओके। तो मेरे लिए भी आसान था, अभी भी बट ओल्ड प्रोसीजर चलता है। ओ पेट्रोल इंडस्ट्री और वाइन इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री में अभी ओल्ड प्रोसीजर ही चलता है। वहाँ पे जीएसटी नहीं चलता। तभी सरकारें जो है इसमें ही रहना चाहती है। मेरे को सरकारों को टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स मिलता है। और सारी इनकम जो मेन इनकी पेट्रोल से आती है और अल्कोहल से आती है ज्यादा। इसलिए बाकी सारी इंडस्ट्री जीएसटी पे, पेट्रोल और अल्कोहल इंडस्ट्री अभी पुरानी एक्साइज वैट उसी पे ही है। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आगे सर देखते हैं। सर कुछ क्वेश्चन है। अभी अभी ये सर्विस टैक्सेस एक्साइज अभी भी एग्जिस्ट करता है, राइट? करता है। तो फिर उसका कैलकुलेशन कैसे होता होगा अभी? ऐसे ही होता होगा? उसके लिए ऐसी प्रोसीजर बनाते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो बट वही है ये ना दो इंडस्ट्री के लिए है अभी, पेट्रोल और अल्कोहल। ओनली ओनली सॉरी आवाज नहीं आ रही सर। संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। कहीं ड्रॉप तो नहीं हो सुरेंद्र, कैन यू हियर रहा? हाँ संतोष जी बोलिए। मी? कैन यू हियर मी सर? हाँ 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 यस। हाँ। मैं बोला था कि ये खाली अल्कोहल एंड दूसरा कौन सा बोला आपने? पेट्रोल पेट्रोल। पेट्रोल के लिए वहां पे हम्म। सर्विस टैक्स और एक्साइज का अलग लागू होता है? सब कुछ चलता है, अभी क्या क्या चलता है वो नहीं पता, बट पुराना ही चलता है, वहाँ पे जीएसटी नहीं चलता। वहां पे जीएसटी नहीं चलता, जहाँ पे एक्साइज, जीएसटी चलता है ये सब नहीं चलता? हाँ जहाँ पे जीएसटी है वहाँ पे खाली आपको जीएसटी आएगा। उसमें खाली बाइफर्केशन है कि आईजीएसटी होगा या सीजीएसटी होगा या एसजीएसटी होगा या और यूजीएसटी? यूजीएसटी होगा, इनमें से ही होगा। गॉट सिंपल सा है। गॉट इट। उन अच्छा, और एक बात है कि उस टाइम पे हाँ जो ओल्ड में अभी भी जहाँ पे भी चलता है कि हाँ। पहले जो चलता था, हम्म। जब पहले जो पूछ रहा था ना सर, अभी जीएसटी में हमारा इनपुट एंड आउटपुट को नेट किया जाता है, हाँ। राइट? सो वहाँ हम्म। पे क्या सर्विस टैक्स एंड एक्साइज के लिए भी ऐसे ही नेट होता था? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता था। अभी आपने किसी से परचेज किया तो आपने सपोज सर्विस टैक्स दिया, एक्साइज दिया, वैट दिया। जब आप कुछ सेल करोगे तब भी तो आप कब किसी को सर्विस टैक्स चार्ज करोगे, किसी को एक्साइज करोगे, किसी को वैट करोगे। तो सर्विस टैक्स को सर्विस टैक्स के साथ एडजस्ट करते थे, एक्साइज को एक्साइज के साथ, वैट को वैट के साथ। वो नेट उसके होकर गवर्नमेंट के पास इधर पेबल होता था कि रिसीवेबल हाँ होता था? हाँ हाँ हाँ। समझ अगर गया आपने सर। सर्विस टैक्स कलेक्ट किया 100 रुपये और सर्विस टैक्स पे किया 70 रुपये, तो 30 रुपये आपको पे करने। ठीक 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 वो ठीक। एडजस्टमेंट वाला नेट ऑफ वाला सिनेरियो सेम है। बट अभी यहाँ पे आपके लिए इजी है कि मेरे को जीएसटी इनपुट जीएसटी आउटपुट हो गया, वो आईजीएसटी वो भी है। बट यहाँ पे आपके मल्टीपल होते थे, ये कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाती थी, महीनों महीनों लग जाते रिकनसाइल करने में। अब तो बहुत इजी हो गया। जिसने ये प्रोसीजर समझा था ना, क्योंकि मैंने ये वाला प्रोसीजर समझा था जब मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो मेरे लिए ये बहुत इजी था हम्म। काम करना। बट जिसने ये समझा है और वो इस पे करे काम, तो उसके लिए टफ हो जाता है। ठीक है। तो आपको जी करने को मिलेगा ही नहीं वैसे ऐसे कभी पेट्रोल इंडस्ट्री में बाई चांस करोगे काम, या एल्कोहल पे हो सकता है तब तक उस पे भी जीएसटी आ जाए, क्योंकि बातें तो उठती रहती हैं कि जीएसटी पेट्रोल पे भी लगाओ और अल्कोहल पे भी। बट बिकॉज हर गवर्नमेंट का बेनिफिट ज़्यादा इन वाले टैक्स पे है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल पे ऑलमोस्ट 62% टैक्स जाता है। और अगर जीएसटी लगाएंगे तो मैक्सिमम जीएसटी सर जो इसी 28% की है। वजह से पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं क्या? सर जो मर्जी सोच लो, बट 62% टैक्स है पेट्रोल पे। ओ यस यस, दिस इज वन ऑफ द हाँ बिगर हाँ। कॉज। अगर हाँ वो जीएसटी पे ले आए तो जीएसटी अभी मैक्सिमम जो है 28% है। हाँ 28%। तो पेट्रोल तो कितना रेट आधा कम हो जाएगा। चलो अगर इसको इन्होंने नया स्लैब बना भी दिया, 40 का भी बना दिया, तो तब भी भी कम सस्ता है। है, तब भी हाँ कम है। तो हाँ यही है सर, इसलिए गवर्नमेंट का नुकसान है, इसलिए गवर्नमेंट
कोई भी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट हाँ। गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट तो शायद फिर भी आना चाहेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं आना चाहती। और जब तक स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन अप्रूवल नहीं आता, तब तक जीएसटी जो है पेट्रोल इंडस्ट्री में नहीं आता। हाँ, अगर कोई मोदी जी और अमित शाह जी अड़ गए तो कुछ कांड कर देंगे। कर ही देंगे सर, जब इतना सारा कर ही रहे तो नहीं, थोड़ा बहुत। कांड तो करे पर उनको लॉस भी है ना, मेन तो हाँ, पैसा, लॉस है। पैसा तो उनको चाहिए चलाने के सर लिए। ठीक है ना सर, सरकार लानी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। हाँ ठीक है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो जैसे चल रहा है तो चलना है। कोई नहीं सर, उस अगर हम कभी फंसेंगे तो आप हो ना। इसमें भी फंसे नहीं पाओगे। नहीं, इसमें नहीं, उसमें कभी हमारे फंस गए किसी प्रोजेक्ट पे तो। हाँ हाँ, वो तो बता दूंगा, बाकी आपको बहुत इजी वाला है जीएसटी, इतना हम्म। कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब तो बल्कि 4 लाइनें होती हैं जब टेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, ऐसे 4-5 लाइन ही होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर मल्टीपल अगर लाइन जो आएंगी ना यहाँ पे, हम्म। ये जीएसटी की आएंगी, 4 लाइन जीएसटी की आ सर जाएंगी मुझे बस। यूजीएसटी का जरूर समझाना, क्योंकि ना मैंने अरे वो नहीं किया बताऊंगा, है। पूरा हाँ। दिखाऊंगा। हाँ कुछ बस। अलग कुछ भी नहीं है, खाली नाम है कि जब आप स्टेट दिल्ली में परचेज सेल परचेज कर रहे हो तो यूजीएसटी लगेगा। हाँ बस बस, मेरे वो को बस कुछ एक नहीं है। प्रोसेस दिखा देना बस। मतलब समझ लो ये हाँ। जो आपका एस है ना, उसको हमने यू से कन्वर्ट कर दिया, प्रोसेस मैं दिखा दूंगा। अलग से कुछ नहीं है, अलग जो है ये तो आईजीएसटी है सर ये। इसके अंदर ये जो यूजीएसटी है, तो इसके अंदर दो बनेंगे हमारे, अगर हम लोकल कर रहे तो? दो क्या बनेंगे मतलब? मतलब यू सीजीएसटी और यूएसजीएसटी। देखो टैक्स जो लगेगा, हाँ या हाँ। तो लगेगा सी जीएसटी, ठीक है। एस जीएसटी, एक लगेगा टैक्स। ये टैक्स हाँ। जब विद इन स्टेट होगा। अब विद इन स्टेट है पर यूनियन टेरिटरी में हो रहा है वो, तो वो होगा सी ए यूजीएसटी, स्टेट की जगह यूजीएसटी आ जाएगा। अच्छा एक ठीक है। लगेगा आईजीएसटी, बस ठीक है। 3 टाइप की चीजें ही लगेंगी। ठीक है सर, मैं समझ गया मोटा मोटी खानी तो तो इसके इस। अंदर फिर रहेगा जीएसटी इनपुट जीएसटी आउटपुट। हाँ हाँ हाँ, वो तो आपके रहेंगे, जैसे 3 सिनेरियो ये हो गए हैं, तो 3 इनपुट 3 आउटपुट। मतलब सर स्टेट के, अगर हमारा यूनियन टेरिटरी है तो वो स्टेट वाला यू में कन्वर्ट हो जाएगा बस। आप इसको, हाँ बस ठीक है और सर। कुछ नहीं है, तो ठीक। ये है यू जीएसटी में आपका। इसी के अंदर मैंने सिनेरियो डाल दिया, हाँ या तो ठीक है। सी जीएसटी होगा, सी जीएसटी हाँ तो होगा ही होगा, या फिर एस होगा या यू होगा बस। ठीक है सर, ये समझ। दूसरा सिनेरियो हो गया है, बाकी आई कॉन्फ़िगर करने के बाद हम करेंगे सिनेरियो, बट यही है, इतना और कोई फर्क नहीं है, ऐसा फिर अलग से वो सिनेरियो नहीं है उसका। आई के साथ सी नहीं जाता है क्या सर? नहीं नहीं, आई के साथ सी नहीं तो चलेगा। इंटर स्टेट हो गया ना सर? इंटरस्टेट है, बट अब देखो जब भी हम टैक्स लगा रहे हैं 18% का लगा रहे हैं, तो 9% इसको जाएगा, 9% इसको जाएगा। हम्म। इस पे पूरा 18 जाएगा। 18 इसमें पूरा जाता है, बट मेरे ख्याल से उसके बाद ये हाफ करके गवर्नमेंट को, सेंटर को हाँ। पे करते हैं। वो टैक्स वालों का काम है, वो हम्म। हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि 18% कैलकुलेट होना चाहिए एक लाइन, इसमें 2 लाइन कैलकुलेट होनी चाहिए 9% 9% की। देखो मैं ठीक आपको है। ढूंढ ही देता हूँ यूजीएसटी का सिनेरियो। तो सब में वही दे रखी है, अलग से सिनेरियो है भी नहीं वैसे तो। जीएसटी ऐसे किसी ने यूजीएसटी की एंट्री दे नहीं रखी, बट हम सिस्टम में कर लेंगे। बट जब आपको अगर ढूंढोगे तो एसजीएसटी जहाँ पे मिल रहा है तो समझना वहाँ पे आप यूजीएसटी कर सकते हो, अगर यूनियन टेरिटरी में माल आ रहा है जा रहा है, बस। सर मुझे एक टैक्स की लाइन अलग बनानी पड़ेगी ना यूजीएसटी के लिए? बनेगी लाइन तो अलग। हाँ। ओके। देखो जब मैं सेल परचेज कर रहा हूँ सपोज यूपी में, तो मेरा बनेगा सी जीएसटी ओके। और एस जीएसटी की 2 लाइन बनेगी। एंड देन। जब मैं दिल्ली में कर रहा हूँ सी जीएसटी और यू जीएसटी की लाइन बनेगी। ठीक है। ये यूजीएसटी का जीएल आएगा, यहाँ पे स्टेट का आएगा, यहाँ पे सेंट्रल का आएगा। और जब मैं इंटर स्टेट कर रहा हूँ तो आईजीएसटी की का आईजीएसटी जीएल आएगा। आएगा, बस। परचेज कर रहा हूँ तो इनपुट, सेल्स कर रहा हूँ तो आउटपुट का आएगा। ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जब सेल्स कर रहा हूँ तब भी अगर हमें वैट सर्विस टैक्स एक्साइज करना है तो टैक्स प्रोसीजर के थ्रू जाएगा, जो फाइनेंस वाला करेगा। एंड एट द सेम टाइम प्राइसिंग प्रोसीजर, ये प्राइसिंग प्रोसीजर जो है एसडी वालों का काम होता है, आपका काम नहीं होता। आप अपना टैक्स प्रोसीजर कॉन्फ़िगरेशन करोगे जिससे आपका जीएसटी आउटपुट फ्लो हो। यहाँ पर आप देखोगे तो जीएसटी, वैट, एक्साइज, इंपोर्ट सब टैक्स प्रोसीजर के थ्रू जा रहा है। बट सेल्स जो होता है उसके अंदर टैक्स प्रोसीजर प्लस सर्विस टैक्स यूज होता है। तो टैक्स प्रोसीजर आप बनाओगे, जो आपने यहाँ बनाया उसी के अंदर आपका सेल्स की कंडीशन भी होंगी। और प्राइसिंग प्रोसीजर जो बनाता है वो सेल्स वाला बनाता है, बाकी वो काम सिर्फ प्राइसिंग प्रोसीजर में उसका होता है। तो बट सर आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ता है क्या सर नहीं, कुछ? आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ओके।
आपको जो टैक्स प्रोसीजर में कंडीशन बनाई है वो आप इससे कम्युनिकेशन कर लेते हो कि इससे एसडी कंसल्टेंट से कि मैंने ये कंडीशन बनाई है, आप इसके साथ में यही यूज कर रहे हो, अलग यूज कर रहे हो, वो उसका काम है। ओके। ठीक है? अब आते हैं देखो, टैक्स प्रोसीजर एफआई और एमएम का काम होता है, तो हम एफआई वाले हैं तो हम सीखेंगे। इंपोर्ट प्राइसिंग प्रोसीजर जो होता है वो एमएम वाले का काम होता है, वो हम नहीं सीखेंगे। सेल्स प्राइसिंग एसडी वालों का काम होता है, वो भी फाइनेंस वालों का काम नहीं। अब आते हैं ऑल टैक्स जीएल विल बी क्रिएटेड बाय फाइनेंस कंसल्टेंट। जो भी टैक्स के जीएल है, इनपुट आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी यूजीएसटी, सब फाइनेंस वाला बनाएगा। टैक्स प्रोसीजर जो होता है इज अ कैलकुलेशन फॉर्मूला, जो मैंने अभी आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं थ्रू अ कंडीशन टाइप। कैसे कैलकुलेट करेगा कंडीशन टाइप के, वो हम आगे समझेंगे। बट मैंने अभी आपको एक्चुअली में बताया कैसे कैलकुलेट करता है, स्टेप कैसे करते हैं। बट उस स्टेप से के अंदर हमें कंडीशन भी लगानी पड़ती है। अब और कॉम्प्लिकेशन अभी आगे आएंगी, बट जीएसटी में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, थ्रू अ कंडीशन टाइप विच वी डिफाइन ईच टैक्स एलिमेंट, सीजीएसटी एसजीएसटी वैट एडुसेस सेस, वी विल क्रिएट जीएल फॉर ईच एलिमेंट। अगर हमारे पास वैट है बनाना है तो जीएल बनाएंगे, जीएसटी के ऊपर सेस लग रहा है तो उसका भी एक जीएल बनाएंगे, लगता है वैसे सेस। कंडीशंस विल बी डिडक्टेबल और नॉन डिडक्टेबल, जो हमने बात करी थी कि हमें टैक्स लाइन आइटम अलग बनानी है या नहीं बनानी। अगर लाइन आइटम अलग बनानी है तो डिडक्टेबल, अगर लाइन आइटम अलग नहीं बनानी तो नॉन डिडक्टेबल, जो हमने डिस्कस किया था। क्लियर? वो हम कंडीशन के थ्रू जाते हाँ हैं। सर। ठीक है, अब आगे जब कॉन्फ़िगरेशन करना होगा तो सबसे पहला स्टेप है सर ओ एक बी। मिनट, एक सेकंड में। ये जो अपनी जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन है और जो वो दूसरा जो हमारा टैक्स प्रोसीजर था पुराने वाले, तो उनकी फंक्शनैलिटी वही सेम ही एक ही जगह पे मिलेगी या उसकी भी अलग एक ही अलग? जगह पे सेम है, सेम ओके है, ठीक है, ठीक है ठीक कुछ है। भी अलग नहीं है। बट जो मैंने एक्सेल में बताया वो करने का बस वही तरीका अलग है। हाँ हाँ, मतलब एक जगह तो एक ही है ना सर? स्टेप एक हाँ ही है, ओके ओके। सारी चीजें। अब देखो पहला स्टेप है ओबी वाइजेड, जिसमें हमें जाना है फाइनेंस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, टैक्स ऑन सेल परचेज, बेसिक सेटिंग, चेक कैलकुलेशन प्रोसीजर। अब हम आपके सिस्टम में देखते हैं कि इंडिया में कौन सा बना हुआ है। हम देख रहे थे 26 नंबर आपके सिस्टम में आपका है, बस मेरे पास है, संतोष जी भी आए वो देख रहे थे कंपनी को। अब देखो कंपनी कोड टैक्स प्रोसीजर, कंपनी कोड वाइज टैक्स प्रोसीजर नहीं बनता, टैक्स प्रोसीजर बनता है कंट्री वाइज। ठीक है, अब देखते हैं कंट्री जिसने बना रखा होगा उसका यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। नहीं तो मुझे आपको अपने दूसरे सिस्टम में दिखाना पड़ेगा जहाँ पे सब कुछ कॉन्फ़िगर हो रखा है। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहला स्टेप आता है प्रोसीजर पे, इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आता है डिफाइन प्रोसीजर, इसके अंदर जाओगे। इसको करने से पहले हमें ये दो स्टेप करने होते हैं, मैं पहले प्रोसीजर चेक कर लेते हैं। पहले प्रोसीजर चेक करने से पहले देखिए कौन सा असाइन है, असाइन कंट्री टू कैलकुलेशन प्रोसीजर। अब इंडिया के लिए देखते हैं, इंडिया में देखो किसी ने ये असाइन कर रखा है, तो मतलब अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूंगा तो मेरे को इसी के अंदर करनी पड़ेगी, जो भी मैंने फॉर्मूला बनाया कंडीशन बनाया इस प्रोसीजर के अंदर। अगर मैं अपना बना के इसमें चेंज कर दूंगा तो वो जो बंदा वो जो भी इंडिया के लिए यूज कर रहा होगा उसका सारा चेंज हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन काम सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट सिस्टम में तो सर प्रोसीजर। ये हम चेक कर सकते हैं उसने क्या बना रखा है? उसने क्या, ये इंडिया के लिए है, आपको कुछ भी चेक नहीं करना आपको। अभी अच्छा, आपकी कंपनी कुछ किस में है, कौन सी कंट्री में? इंडिया में ही है सर? इंडिया में तो आपके लिए यही है, ओके, मतलब जिसने ये भी बना स्टैंडर्ड रखा होता है है। सर ये? नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है। इंडिया के साथ जो साइन है वो आपकी कंट्री के लिए हो गया। अच्छा। ये हम हम्म, डिलीट करके दोबारा क्रिएट कर देंगे। दोबारा क्रिएट करोगे तो इंडिया तो एक ही रहेगा, नहीं सर, प्रोसीजर आप अपना क्रिएट बना करना लोगे। मतलब क्रिएट करना बता देना, बेशक यही रहने देना। हाँ कैसे? क्रिएट मैं सारा बताऊंगा, मैं आपको ये लो बता रहा हूँ कि आपको कॉम्प्लिकेशन क्या है टेस्ट सिस्टम में, समझ कि गया। हम अपना नया बनाने में कॉम्प्लिकेशन है। या तो मैं हम्म, इसी में चेंजेस करूँ, बट जो बंदा हाँ, इसमें कर रहा होगा काम वो कहेगा भाई क्या हो गया, उसके हिल जाएंगे सारे उसकी टैक्स। हेडिंग छिड़ जाएगी जो भी वो कर रहा होगा, या कोई दूसरा ट्रेनर कर रहा होगा या कोई बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होगा। अब इंडिया तो एक ही है मेरे पास, इंडिया तो दो ही नहीं सकते, टैक्स प्रोसीजर मल्टीपल हो सकते हैं, बट असाइन तो मैं एक ही कर सकता हूँ इंडिया को। ओके। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा होता है। ये स्टैंडर्ड एसएपी का दिया हुआ है इंडिया के टैक्स। लिए, ओके। इटली के लिए ये दिया हुआ है, जापान के लिए अलग अलग, इंडिया के लिए दिया। अब सर इसको ये हाँ, सर ये चेंज होते रहता है क्या इसको, तो गवर्नमेंट नहीं नहीं नहीं, नॉर्म्स?
नहीं फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के अगर नॉर्म्स टैक्स ना प्रोसीजर के अंदर चेंज नहीं हो सकता कुछ। मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अभी जीएसटी में आपका रेट चेंज हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 8 हो गया, 8 से 12 हो गया। इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखो, ये पुराने वाला दे रखा है कैलकुलेशन, पुराने का भी नहीं है वैसे, बट इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीजें दे रखी हैं। अब देखो ये इतना बड़ा, आपको समझने में कितनी मुश्किल होगी जो मैं आपको स्टेप बताता। अब देखो पहला स्टेप है बेस, सर आवाज चली गई। 100 के ऊपर कैलकुलेट किया, ये देखो। तब जाके ईएसए अकाउंट की एक अलग से जीएल के अंदर लाइन आइटम जाएगी। अब मेरे को सर्विस टैक्स डेबिट कुछ करना है, उसको मैंने किया 250 लाइन आइटम पे, ओ 250 स्टेप पे, ये वाले। तो इसके अंदर जो है मेरा सर्विस टैक्स आ गया। अब मेरे को खाली सर्विस टैक्स पे कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने ये किया। बीच में अगर कहीं पे मुझे सपोज ये देखो 560 से 561, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सब कुछ टोटल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फिर और फर्दर कैलकुलेशन करने आ गए, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, ये कॉम्प्लिकेशन वाला है। अब हम दिखाते हैं, ये तो आपका स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये पर पुराना है। ओके सर। और देखते हैं इंडिया के लिए वो दिया हुआ है, देखो ये भी दिया हुआ है, किसी ने बनाया हुआ है, इसको देखते हैं। ये है आपका सिंपल वाला जो अब आपका यूज हो, किसी ने बनाया है, ये एसएपी का नहीं दिया, किसी ने बनाया है। ये बेस अमाउंट को स्टेप नंबर उसने 10 दिया। सीजीएसटी को उसने कहा कि मैं 10 स्टेप नंबर पे कैलकुलेट करूंगा, ठीक है भाई, बेस अमाउंट पे कैलकुलेट कर दिया। स्टेट के लिए भी उसने कहा हाँ, मैं बेस पे कैलकुलेट कर दूंगा, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं है। तो सर आईजीएसटी, ये जो अकाउंट की है, ये हाँ, जीएल के मैपिंग है क्या सर? इसके अंदर जीएल क्या रहेगा, ओके ठीक है वो अभी डन। करेंगे तब बताऊंगा। पर ये टैक्स प्रोसीजर के अंदर पहले ये कैलकुलेशन कर दी उसने कि सब कुछ उसने बेस पे कैलकुलेट किया, क्योंकि जीएसटी में सब कुछ बेस पे कैलकुलेट होता है। अब ये लाइन का जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो मेरे को टैक्स की लाइन आइटम में डालना है, या अलग से लाइन आइटम बनानी है, वो अकाउंट की से आती है। अगर मैंने यहाँ पे एनवीवी लगाई, तो इसका मतलब मैं टैक्स की लाइन आइटम जो है अलग नहीं चाहता, वो हो गया मेरा नॉन डिडक्टेबल। ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा, बट ठीक है, सर नाम हम उस कहाँ पे लगाओगे सर एनवीवी, यहीं पर ही? यहीं पे लगाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको एनवीवी कर दूँ, बस हो गया। ओके ये डन। सर कैनवे पे ऐसे भी दिया हुआ है क्या? एनवीवी एसएपी दिया होगा, ओके स्टैंडर्ड है। इट्स तो क्लाइंट लेवल। ये तुम कह सकते हो क्लाइंट लेवल, ठीक है। तो ये और पीछे जाके और भी देखते हैं टैक्स प्रोसीजर, ये बिल्कुल सही बना रखा है उसने, उसने नाम अच्छे नहीं दे रखे, वो बात अलग है, क्योंकि एसएपी ने नाम भी बता रखे हैं कैसे देने चाहिए। अभी देखते हैं, ये किसी ने ये वाला बना रखा है, इसको देखते हैं इंडिया के लिए। ये तो वही चेक कर रहे हैं, सेम है। ऊपर वाला देखते हैं, किसी ने सेल्स टैक्स इंडिया बना रखा है। ये तो देखो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है, पहले ऐसे बनते थे, ओके ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ऐसे बनते थे, इतने बड़े बड़े जाते थे। ये देखो कितनी लाइन है इसमें, 50 लाइन है इसमें। और जब अब बनेगा जीएसटी का, आपको मैक्सिमम 10 लाइन का बनेगा, और उसमें भी खाली बेस पे ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखो, कभी 120 हो रहा है, कभी 215 हो रहा है, कभी 250 हो रहा है, फिर उनका टोटल भी हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे फिर टोटल भी हो रहा है, फिर कैलकुलेशन होगी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये समझने की जरूरत है ही नहीं है। ये है सबसे इजी, और ये है, इसमें देखो इसने खाली इनपुट के लगा रखे हैं, उसको अभी आउटपुट की भी 3 कंडीशन बनानी पड़ेंगी, 3 या 4। यूजीएसटी भी खाली होगा, परचेज लेवल चलेगा इसका मतलब इसमें ना? इसमें खाली परचेज कर सकते हो, या ये फिर सेल्स की है, जो भी है। हाँ अभी हाँ ठीक। 3 कंडीशन उसको दूसरी भी बनानी पड़ेगी, तो उसने कैलकुलेट किया बेस पे बेस पे बेस पे, ऐसे ही उसको 50 60 70 बनानी है। समझ लो ये इनपुट की है, तो आउटपुट की 3 बनानी है, फिर उनको अलग अलग डालना है। फिर आउटपुट की 3 और इनपुट की 3 3 और बनानी है, जिसमें वो एनवीवी डालेगा। ओके क्योंकि ये तो अभी आपने डाल दी कि मेरे एल लाइन बनेगी, जैसे देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब मैं इसमें एनवीवी डाल देता हूँ। फिर इसमें क्या क्या ऑप्शन एक बार सिलेक्ट करिए ना, वो जो बाजू में जो ड्रॉप डाउन है। एक सेकेंड, हम्म, कंडीशन में अलग बनानी पड़ेगी। मतलब ठीक है, आपको कंडीशन अलग बनानी है, और ये एनवीवी डालोगे तो 3 लाइन और बन जाएंगी। और हम्म, कौन से कह रहे हो आपको ऑप्शन, हाँ मेरे वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? यहाँ पे, हाँ हाँ सर। इसी पे जो यहाँ है। पे जो ऑप्शन आप बनाओगे वो सारे आएंगे। हाँ ओके। ये अभी इस बड़े सारे आएंगे क्योंकि सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो ये देखो, अभी यहाँ पे आ रहे हैं 434 एग्जाम्पल, ये अकाउंट की हमें बनाना है हमें या बनाना है अपने नहीं? अकॉर्डिंग। नहीं क्लाइंट लेवल पे दिया हुआ है राइट? ये क्लाइंट लेवल पे नहीं दिया होता, मतलब
अगर आप एसएपी ने दे रखा है तो ठीक है, क्लाइंट लेवल पे है, ये जो व्यू बना हुआ है ये क्लाइंट लेवल पे है। अगर आप टेक्स्ट प्रोसीजर ये वाला यूज कर रहे हो, ये वाला इंडिया तो में ये अगर आप ये असाइन कर देते हो तो उसके सामने ये असाइन है, ये आपकी यूज होंगी, इसके अंदर से जीएल आएगा। ये हम इसका जेल हम असाइन करेंगे। इसके अंदर जीएल अभी हम असाइन करेंगे। अभी मैं खाली आपको टेक्स्ट प्रोसीजर बता रहा हूँ। 3 कंडीशन बनेगी एनवीवी की, अगर आप एनवीवी की बनाना चाहते हो तो वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करती है कि कौन सी वाले की बन सकते हैं किसकी नहीं, वो बिजनेस क्या बताएगा। ठीक है, अब मैं एक सेकंड और कोई देखता हूँ जिसमें इंडिया का और अच्छा सा दे बना रखा हो किसी ने, जो उनसा साइन था ना, या तो एक बार ये देखते हैं और भी है वैसे, ये सेम है, ये आयरलैंड का है। अभी जो किसी ने साइन कर रखा था वो कौन सा था, टैक्स एस टी समथिंग था, ये वाला था। और इसके अंदर देखते हैं, देखो इसने बना रखा है फिर भी थोड़ा और अच्छा, इनपुट के 3 बनाई, आउटपुट की 3 बना दी, और सबको कैलकुलेट कर दिया बेस अमाउंट पे, 100 नंबर स्टेप पे। तो सर आपका ऐसे ये जो बेस अमाउंट है ना सर, ये वाला जो हाँ, डिस्क्रिप्शन के साथ है, इसके ऊपर इसका नाम क्या है सर? कंट्रोल कैलकुलेट, हाँ, इस पे कंडीशन टाइप, ठीक है सर। ये एससीपी की ये वाली कंडीशन एससीपी की दी हुई है बेस वाली, बाकी कंडीशन आप बनाइए, आपने बनाई है। ओके सर। कंडीशन जहाँ बनेगी वो भी देखेंगे अभी हम, और उसके अंदर क्या क्या सेटिंग करनी है वो भी देखेंगे। अभी प्रोसीजर देख रहे हैं हम कि कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे हम प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं। अब इसने सब कुछ अभी जो बताया ये बताया मेरा डिडक्टेबल है इनपुट में। अब नॉन डिडक्टेबल करने के लिए उसको 3 कंडीशन और यहाँ पे करनी पड़ेगी। सपोज हम यहाँ पे कुछ करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कुछ भी, तो ये पहले उसको स्टेप देते हैं 80 पे 100, या कंडीशन को लगा लेते हैं, यहाँ पे CGST लगा दीजिए। सर आप जी तो यहाँ पर रुक जाता है, है, आप तो यहाँ पर रुक देते हैं, मुझे तो हाँ निकलना है इसलिए। अच्छा, कोई नहीं सर, कोई बात हम्म, एक से तो करते हैं, समाधान करते हैं, संतोष जी आपको। अब देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एनवीवी, ठीक है, अब मैं सेव कर देता हूँ। अब मेरा टेक्स्ट प्रोजेक्ट थोड़ा और बन गया, ये मेरा इनपुट का बन गया। हाँ सर। इनपुट में मेरा डिडक्टेबल और नॉन डिडक्टेबल है, वो ये बन गया, ये देखो एनवीवी लग हम्म, गई। ये मेरी अलग जीएल की लाइन आइटम आएगी, इसमें अलग से जीएल लाइन आइटम नहीं आएगी। बराबर। ये मेरा बन गया प्रॉपर टेक्स्ट प्रोसीजर। ओके सर, एक चीज और पूछ रही थी, आरसीएम का कैसे करेंगे हम लोग? आरसीएम का कर सकते हैं, बट उसके लिए भी अलग कंडीशन बनेगी, उसकी भी बना लेंगे। उसमें हाँ मेरे सर, वाले बता सिस्टम देना में वो। बनी हुई है, वो हाँ उसमें बनी हुई है, वो बता दूँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके। किसका सुरेंद्र, किसका बोले? रिवर्स चार्ज का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म। हाँ, ओके ओके ओके। वो सर्विस इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है ना सर, ट्रांसपोर्ट के केसों में वगैरह में। नहीं नहीं, जरूरी नहीं हाँ, है, आप जैसे लॉयर से कोई सर्विस लेते हो तो उस केस में भी आरसीएम हो सकता है। हाँ मतलब सर, मेरा जो यहाँ यूजर है वो आरसीएम उसी में केस में हाँ, होता है, ट्रांसपोर्टर के केस में। ठीक है। हाँ ठीक है, वो आरसीएम करते हैं कि सामने वाला लायबल नहीं है और जीएसटी नंबर नहीं है उसके पास, या हाँ फिर हाँ। उसकी जो टर्नओवर है उस 20 करोड़ या 2 करोड़ जो भी हाँ उससे सर, कम है, सेम सेम तो सेम। उसके पे फिर हम आरसीएम का टैक्स कोड लगाते हैं। ठीक है ठीक सर, है, वो बता देना। हाँ, हाँ। ओके ओके। अभी आपका देखो ये 90%, अगर आरसीएम का इंक्लूड ना करें तो आपका 90% टैक्स प्रोसीजर ऐसे बनेगा। यस। अब यही वाला टैक्स प्रोसीजर इंडिया के लिए साइन है, तो अगर हम अपनी कंपनी के लिए बनाते हैं टैक्स कोड, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा। ओके सर। जो मैं नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको अपने सिस्टम में दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने आरसीएम के केस भी हैं, और जो कंडीशन जो बनाई है वो बिल्कुल वही बनाई है जो एससीपी ने दी हुई है। ओके अगर मैं एससीपी के गूगल करके निकालूं, सर, एक चीज ये जो यहाँ पे जो अकाउंटिंग की है ना, इसको भी थोड़ा सा वाइड करो ना, क्या लिखा हुआ है इसका ऊपर हेडर? सर इसका कोई यूज नहीं है, छोड़ो आप, मैं आपको बताऊंगा इसका जब पूरा। ये एस टी नहीं, वन मतलब आप नाम यही समझ पढ़ना है लो। बस। नहीं नहीं, नाम ऊपर ऊपर हेडर पे नाम पढ़ना क्या है, जैसे यहाँ ये कंडीशन। अकाउंट की, हाँ, अकाउंट की, ठीक है ठीक है। एक सेकंड, वो ना समझ में ही नहीं आ रहा कि ऊपर हेडर पे है क्या नाम। अकाउंट की है उसका कोई, अभी ये जो उन्होंने बना रखी है नाम को छोड़ देकर मैं आपको हिंदी दूँ। अब देखो ये मैं जी एससीपी का कुछ निकाला, देखो उसने ये दिया कि कंडीशन इस नाम से बनाओ, ये पुराना दे रखा है क्या। अब देखो, तो साइन प्रोसीजर करो, एक्सेस की बनाओ, फिर कंडीशन बनाओ, फिर अकाउंट की बनाओ, फिर प्रोसीजर, फिर जीएल असाइन करो, फिर टैक्स कैलकुलेट करो, और उसके हम्म, बाद फिर यहाँ पे आते हैं परसेंटेज मेंटेन करने। ये तो पूरा ये, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हाँ ये स्टेप बाय स्टेप है। तो पहले टैक्स प्रोसीजर देखा हमने कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। एक्सेस सीक्वेंस हम बनाएंगे,
फिर आगे आपके कंडीशन में जो कंडीशन हमने इसके अंदर असाइन करनी है टेक्स्ट की जगह में, देखो ये दी हुई है स्टैंडर्ड JICG, मतलब इनपुट की सेंट्रल वाली, स्टेट वाली, इंटीग्रेटेड वाली, ये देखो यूनियन टेरिटरी वाली। ये मतलब जो ऐसे पे दिया हुआ है, ऐसे पे दिया एसएपी हुआ का है। एसएपी का जब नया नया आया था जीएसटी, तो एसएपी ने पूरा बताया था कि अगर आपको नहीं, अगर आप इस नाम से क्रिएट करोगे तो जो मैंने सिस्टम में पीछे कोडिंग कर रखी है वो आपके काम अच्छे से चलेगी। अगर आपने इसको JICG की जगह JICJ कर दिया, तो मैंने पीछे कोई कोडिंग लिख रखी है JICJ के जी के अकॉर्डिंग, वो आपके काम नहीं करेगी। हम्म। तो 99% केसेस में हमेशा एसएपी गिवन डेटा को लेना चाहिए, अगर दे रखा है तो। ठीक है। अब उसने ओके। बताया जब CGST के आप टेक्स्ट टाइप के कंडीशन बना रहे हो तो JICG बनाओ। अब देखो यहाँ पे UGST दे रखे हैं ना, यस। एसएपी नहीं दे रखे। अब इसमें नॉन डिडक्टेबल का मतलब होता है सेपरेट लाइन नहीं चाहिए, तो इसने यहाँ पे नॉन डिडक्टेबल की भी 4 कंडीशन दे दी परचेज के लिए। फिर आ गई ये रिवर्स चार्ज की, देखो रिवर्स चार्ज की ये हाँ कंडीशन दे रखी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन बनाएंगे हम, उसके अंदर सेटिंग होती है वो हम वही देखेंगे। फिर अकाउंट की बनाएंगे, ये अकाउंट की में जो हम असाइन करते हैं उसके अंदर नाम देते हैं, उस अकाउंट की के अंदर बताते हैं कि मेरे को अलग से लाइन चाहिए या नहीं चाहिए। देखो सेपरेट लाइन, हम्म। ये किस चीज़ के लिए, इनपुट के लिए। जब मैं इसको 1 कर दूंगा तो सेपरेट लाइन नहीं बनेगी, बट हम NBV यूज करते हैं जो एसएपी की दी हुई होती है। देखो ये देखो, नॉन डिडक्टिबल कंडीशन कैन बी असाइन टू स्टैंडर्ड की NBV। यहाँ पे कई जगह पे NBV असाइन है। तो वो तो ठीक है। अच्छा एक्सप्लेन किया है। हाँ, सेकंड थिंग ये आप देखो, यही स्टेप रहता है सारे। फिर यू आर जो ए हम वेरी गुड अकाउंट की, टीचर। हम्म। थैंक यू सर। फिर ये अकाउंट की जो है ये वाली JIC JI, अब जब इनके GL आप पिक करना चाहते हो तो इनके आगे आप ये GL असाइन करोगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे डबल, तो उसके अंदर एक विंडो ओपन होगी, वहां पर आपने GL असाइन करोगे जो आपने GL बनाया है। सेपरेट GL कैन बी असाइंड फॉर ईच टेक्स्ट कोड। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। फिर टेक्स्ट कोड क्रिएट करते हैं। पहले जो हमने विदहोल्डिंग टेक्स्ट कोड क्रिएट करे थे वो थे डायरेक्ट टेक्स्ट कोड। ये मेरे इनडायरेक्ट टेक्स्ट कोड जो है GST के लिए, जो क्रिएट होते हैं FTXT से। फिर ये जब टेक्स्ट कोड क्रिएट करोगे तो जो आपने टेक्स्ट प्रोसीजर आपने असाइन किया अपनी कंट्री के लिए, उसकी सारी लाइन आइटम आ जाएंगी। हमारी समझ लो 10 लाइन आइटम थी तो 10 ही लाइन आइटम आएंगी। फिर मैं जिसके आगे परसेंटेज डालूंगा उस टेक्स्ट कोड के लिए, तो जब भी मैं उस टेक्स्ट कोड को लूंगा तो वो उस कंडीशन के आगे उतना परसेंट कैलकुलेट करके लाइन आइटम बना देंगे। जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको थोड़ा और लिंकिंग समझ आएगी। देखो जैसे मैंने टेक्स्ट कोड बनाया, यहाँ पे सारी कंडीशन आ गई वही वाली JIC JIS JII। सपोज मैंने इंटीग्रेटेड के आगे डाल दी 2.5%, इस वाली कंडीशन के पीछे मैंने GL भी लगा रखा है। जब मैं टेक्स्ट कोड लूंगा ये वाला, तो 2.5% कैलकुलेट करेगा JII के लिए, और उसके पीछे जो GL है वो GL की लाइन आइटम बना देंगे। तो ऐसे सर लिंकिंग है। अगर यहाँ पे मेरे जो रेट ऑफ टैक्स है डिफरेंट होंगे तो मेरे को डिफरेंट लाइन बनानी पड़ेंगी यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, अगर आपके सपोज एक परसेंटेज है 18% की, हाँ जी। 18 में जाएगा नो नो, CGST हम्म। SGST जाएगा। हाँ जी। हम्म। तो CGST के आगे आप डालोगे 9%, SGST के आगे डालोगे 8-9%, तो आपका 18% टोटल होगा। ओके। ये तो तो हो गया मेरा एक अगर सिनेरियो। सर मेरा अगर दूसरे मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, एक इंटर स्टेट का है, विद इन स्टेट है, तो सबका तो वो टैक्स नहीं अलग डालोगे? अलग पोस्टिंग होगी, अलग ट्रांजेक्शन, अलग एक्सपोर्ट बनेंगे। एंड अलग जीएल अकाउंट होगा, जीएल अकाउंट तो सेम रहेगा, राइट? GL अकाउंट तो जो भी आपने कंडीशन के पीछे साइन किए वो सेम रहेगा, वो एक ही बार करना है। ओके बट ओके, अगर आपका अंडरस्टूड। 18% का एक टैक्स कोड है और दूसरा हम्म। 12% का, तो 18% का एक बनाओगे, फिर हाँ एक ये। और बनाओगे 12% का। हाँ सर यही पूछ रहा था मैं। ठीक है। हाँ ठीक। ठीक है। लाइक WST में हम करते थे। हाँ जैसे WST में आपका अलग अलग परसेंटेज था तो उसके लिए अलग टैक्स कोड बनाया था, यहाँ पे भी अलग बनेगा। ठीक है। यहाँ पे जोन सा टैक्स कोड बनाया वो अगर 12% का है, 12 मतलब 6-6, वो 6-6 किसके लिए, CGST SGST के लिए, तो 6-6 दोनों कंडीशन के आगे आप डाल दोगे। अगर ओके। आपका खाली इंटीग्रेटेड है, IGST वाला दोबारा। है, तो खाली 12 यहीं पे डलेगा खाली। यस सर। फिर आप हम्म। वो वाला टैक्स कोड लोगे जिसमें IGST लगना है, एंट्री करते हो। ठीक है। यस। पेमेंट ये एक्साइज ड्यूटी का है, ये हमें करना नहीं होता है, इसे छोड़ देते हैं। फिर आते हैं मेंटेन टैक्स कंडीशन। देखो या तो मैं टैक्स परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करूँ, या फिर मैं FE11 में करूँ। हम्म। FE11 में करूँगा तो मुझे यहाँ पे कंडीशन सेलेक्ट करनी है, कौन सी कंडीशन के लिए मेंटेन करना है। उसके लिए मेरा क्या टैक्स कोड है, G2 है, 5% है, G2 है बस। अगर ये मेरा 12% का टैक्स कोड है, 6-6% का, तो मैं पहले CGST की कंडीशन लूंगा, यहाँ पे 6% डालूंगा, यहाँ पे टैक्स कोड डालूंगा।
फिर एस जी एस टी कंडीशन लूंगा, यहाँ पे टैक्स कोड डालूंगा, यहाँ 6% डालूंगा। तो मतलब सेम टैक्स कोड दो कंडीशन के साथ असाइन हो गया, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा था। फाइनेंस वाला दो तरीके से टैक्स की परसेंटेज मेंटेन करता है, या तो टैक्स कोड के अंदर या F11 के अंदर। और सेफर साइड पे आपका रहता है कि F11 में जरूर करनी चाहिए। हम्म, आप यहाँ पे नहीं भी करोगे चलेगा, पर यहाँ पे करनी चाहिए। बिकॉज जब ये वाला टैक्स कोड वाला यूज करेगा, तो मैं कई कई केसेस में टैक्स की परसेंटेज इस वाली कॉन्फ़िगरेशन से लेके आते हैं, वहां से नहीं लेके आते। अगर खाली आपने यहाँ मेंटेन किया तो वो परसेंटेज लेके नहीं आएगा, आपको लगेगा मैंने तो मेंटेन करा वो है परसेंटेज, बट वो लेके तो आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे मेंटेन नहीं है। कई बराबर। जगह पे सिनेरियो पे ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं यहाँ पे तो मेंटेन करूँ ही करूँ। तो ये आपकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है जीएसटी की। जबरदस्त। ठीक है, यस सर। अब आगे देखते हैं। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन जैसे स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, वही हमने अभी स्क्रीनशॉट देखे भी हैं। कंडीशन बनाई, ये वाली आउटपुट की दिखा रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे। फिर प्रोसीजर के अंदर आ गए, ऐसे प्रोसीजर बनेगा मेरा। फिर हम इस प्रोसीजर को अपनी कंट्री के साथ असाइन करेंगे। तो वो जो भी बंदा इंडिया की कंट्री बना पे काम करे, जैसे सुरेंद्र भी ने भी कंपनी कोड बना रखा है, संतोष जी, सागर ने, सब ने, तो आपके लिए ये वाला टैक्स प्रोसीजर काम करेगा। बिकॉज कंट्री एक ही है, कंट्री मल्टीपल नहीं है ना। हम्म, फिर उसके बाद अकाउंट की बनाएंगे। फिर इन अकाउंट की के अंदर जाके पहले जीएल बनाएंगे। फिर इन अकाउंट की के अंदर जाके मैं बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट की के लिए कौन सा जीएल है। ये हो गया आपका जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन। अब भी बताओ कुछ डाउट? अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में नहीं करी है, सिस्टम में हम कल करेंगे, और वो भी हम क्लाइंट के सिस्टम में देखेंगे, जो हमने क्लाइंट के सिस्टम में करी थी। बिकॉज अगर मैं अपने सिस्टम में टेस्ट सिस्टम में करेंगे तो सही नहीं हो पाएगी, आपको कन्फ्यूजन भी रहेगी। बिकॉज यहाँ कंट्री इंडिया ही है, उस पर जो बंदे ने असाइन कर रखा है मैं उसको हटा के अपना भी कर सकते हैं वैसे। वो हो सकता है फिर शाम तक वो कोई उसको हटा दे, फिर वापस आपकी कॉन्फ़िगरेशन फिर हट जाएगी। तो इसकी कंडीशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको रियल टाइम सिस्टम में दिखा सकता हूँ। ठीक है अच्छा। सर। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ, तो इसके लिए कल कनेक्ट करेंगे तो सर कॉन्फ़िगरेशन के कल लिए। का क्या रखना है, क्योंकि कल संतोष जी भी नहीं है। आप लोग बताइए, नहीं तो अगर संतोष जी को, संतोष जी कब ट्रैवल कर रहे हो वैसे आप, आज शाम में कैसे? मैं सर अभी जा रहा हूँ सर, अभी अभी निकलूंगा। जा रहे हो, कल कितने बजे तक पहुंचोगे पुणे? तो ऑनलाइन सर मैं पहुंचूंगा परसों। परसों पहुंचोगे, तो ऐसा करते हैं सुरेंद्र, हाँ कल सर। मैं आपको ना पुराने टॉपिक में से किसी में अगर आपको डाउट है ना, मैं हम्म। उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि ये हम्म। टॉपिक थोड़ा अच्छा टॉपिक है। और इसी हाँ, देखो, तो स्किप ना होना सर किसी का। फाइनेंस में अगर आपको जीएसटी, बैंकिंग, विद होल्डिंग टैक्स और ये वाले तीन चार टॉपिक अगर आते हैं और ऐसे हैं, तो समझ लो आपको फाइनेंस अच्छा आता है। अगर आपको बराबर। एपीएआर आता है, खाली जीएल आता है, तो इसका मतलब आपको फाइनेंस नहीं आता। नहीं तो एपीएआर जीएल बच्चों का खेल है। बेस तो सर यही है ना सर हाँ, सारा। बेस जीएल से ही बिल्कुल। आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ। उसका मतलब कंपनी वाले पता क्या समझती है, अगर आपको जीएसटी आता है, एसेट आता है, बैंकिंग आता है, इसका मतलब आपको एपीएआर आता है, ओके। क्योंकि बेस तो वहीं से आएगा। अगर यस। सही आपको बात है। खाली एपीएआर जीएल आता है और आप टैक्स पे और एसेट पे क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए, तो उनको समझ आता है कि आपको एपीएआर जीएल ही आता है, आपको टैक्स नहीं आता, बैंकिंग नहीं ऊपर ऊपर आता, आता है, एसेट नहीं कभी आता, अंदर का ऊपर ऊपर अकल से ना आता है। लगे। हाँ, हाँ। तो हम्म। इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट वीक करेंगे। हाँ हाँ। सर। कल अगर या तो हम स्किप कर सकते हैं, या अगर हाँ आपको तो सर डाउट स्किप ही कर दो, कोई दिक्कत